हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे। अरे जल्दी से आजिए क्लास में। मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 1 रखा है। इसमें हमें अभी थोड़ा सा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का है, वो एक और कंप्लीट करके फिर हम लोग ऑसिलेशंस में जाएंगे। यस यस यस। हाँ, टाइमिंग्स कल से नॉर्मल हो जाएंगी बेटा, ठीक है? टाइमिंग्स कल से नॉर्मल हो जाएंगी। कल मेरी 3:30 बजे वाली क्लास रहेगी। अभी कुछ कुछ काम था इसलिए क्लास कैंसिल ना हो, इसलिए वो करा गया है, ठीक है? आइए आइए आइए। तो आप सभी लोगों ने और भी शिफ्ट के एग्जाम देखे क्या? थोड़े बहुत कुछ बच्चों ने। हाँ, कल से नॉर्मल हो जाएगा। यस। हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स का यूज होगा एसएचएम में? नो 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 नो। अगर एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करें तो हाँ यूज कर सकते हैं, करवाना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक आध सवाल ही होगा। एसएचएम का अपनी अलग कहानी है। नहीं देखा है? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मैंने आज क्या करा है, इसमें आपके क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है? ये आई थिंक आज के ही उसमें सवाल है, ये कर ले जाओगे। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, पीवी ग्राफ दे रखा है, वर्क डन पूछा है, कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? हाँ, ये आज है हमारे पास टोटल वर्क डन फ्रॉम ए से लेके ई तक, ठीक है? हाँ, तो मैंने इसमें क्वेश्चंस रख दिए, जिनको देखना हो देख सकते हैं, ठीक है? इससे आपको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। अभी सारे क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब सारे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे तो आपको अपनी कॉपी से ही कंसेप्ट्स को मिल लेंगे, ठीक है? तो एरिया ही निकालना है। ये आपका, ये वाला एरिया आपको पॉजिटिव लेना है और ये वाला एरिया आपको यहां पर नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये कंप्रेशन का एरिया है। तो बचा कुचा ये वाला एरिया आएगा, उसको बेसिकली निकाल देना है। यस, कर ले जाओगे, ठीक है? हमारे पास रेडियस ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस फ्रॉम, ये वाला तो हम लोगों ने कल कर ही लिया था, ठीक है? सिंपल पेंडुलम, अब देखो ये ऑसिलेशंस में भी हम लोग अब जब चैप्टर आएगा तो स्टार्ट कर लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको पता है 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी है, ठीक है? सारे बच्चे मेरे को बताएंगे क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए। सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लैनेट ऑफ मास 4 times एज दैट ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट इज 4 times ऑफ मास ऑफ अर्थ and radius of planet is twice of radius of earth. The time period remains constant. इसमें आप क्या लगाएंगे कंसेप्ट बेटा? जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं। देखो लेंथ तो चेंज नहीं कर रहा है, अगर हीटिंग वीटिंग होती तो लेंथ चेंज होता। जी का वेरिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन का सवाल आ गया। जी एम बाय आर का स्क्वायर, ग्रेविटी वेरी करती है। वेरी गुड, जी इफेक्टिव या जी वेरी करेगा, तो आपको प्लेनेट के लिए बात करनी होगी जी मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कांस्टेंट ऑन अर्थ एंड एनी अदर प्लेनेट। ये तो गलत बात है। हमारे पास जी अगर वेरी कर गया, जी अगर वेरी कर गया तो हमारे पास टाइम पीरियड वेरी कर जाएगा, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया हमारे पास, है ना? ये वाला तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। हो गया सवाल। अब आपको बस आराम आराम से करना है, ठीक है? अब आपका प्रोजेक्टाइल का सवाल है। बॉल ऑफ मास 100 ग्राम थ्रोन एट स्पीड, हमारे पास एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? हाफ एम यू का स्क्वायर होगा, और टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पर कितना होता है? हाफ एम यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपका रहता है। डिक्रीज आपको निकालना है, निकाल लेंगे। अब देख लीजिए, आपके जेईई मेंस के सवाल है, ठीक है? कैपेसिटेंस का आपको पूछा गया था। आज के सवाल ये तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए थे ना। आज के सवाल आई थिंक ये भी आज का ही सवाल में है। सैटेलाइट इज 9 times क्लोजर टू अर्थ कंपेयर टू मून, द टाइम पीरियड ऑफ द मून इज 27 days। इसमें क्या कंसेप्ट लगाओगे बेटा सारे बच्चे? इसमें क्या कंसेप्ट लगाओगे? देखो ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं, ठीक है? इसमें आप क्या कंसेप्ट लगाओगे? ये भी आपका ग्रेविटेशन का सवाल आ गया है। इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्टेंस और टाइम पीरियड को रिलेट करा है। कैप्लस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, ये आपका रेशियो का सवाल है। हो गया, कैप्लस लॉ हमारे पास है, ठीक है? बस आपको पता क्या है, आपको पैनिक नहीं करना है, आराम आराम से करना है।
सरफेस टेंशन ऑफ सोप इज ग्रेटर देन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन, जब पानी में आप सोप को डालते हैं तो पानी को सोप को हटाना मुश्किल हो जाता है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास। हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर, यस विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सारे बच्चे वीटी ग्राफ एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.5 सेकेंड्स कैसे निकालोगे? सारे बच्चे जरा बताना कि वीटी ग्राफ अगर आपको दे दिया है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है 0.5 सेकेंड में, तो ये 2 है, यहां पर आपका 0.5 है। ठीक है, तो या फिर आपका टाइम की वैल्यू दैट इज हाफ। तो वीटी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दिमाग लगा के बोलना, एरिया, बस ये एरिया निकालना है। स्लोप से बेटा आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। सर ये वाला पॉइंट कैसे निकालूंगा? भाई इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना ले, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y इक्वल टू स्लोप तेरे को निकालना है तो tan थीटा निकाल ले, ये कितना हो गया हमारे पास 200 हो गया, तो tan थीटा 200/2 इंटू एक्स प्लस 200, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। y इक्वल टू 100x प्लस 200, x की वैल्यू आपने हाफ डाल दी, तो 100 इंटू हाफ डिवाइड प्लस 200, तो ये 250 आपका आ गया। तो बस आपको ये वाला पॉइंट पता है, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आपका आंसर हो गया, खत्म। इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एरिया ऑफ ट्रिपीजियम से आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली एरिया ही निकालना है। ये अभी की शिफ्ट के सवाल चल रहे हैं, अभी जो एट प्रेजेंट हुई है, ठीक है, उनका डिस्कशन होने वाला है यूट्यूब पर, उसी का ही है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्स एज अ, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए साइन टी, बी कॉस स्क्वायर टी, सी टी स्क्वायर एंड डी डायमेंशन ऑफ एबीसी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि साइन टी का डायमेंशन, सारे बच्चे बताना, साइन टी का, कॉस स्क्वायर टी का, इनका डायमेंशन क्या रहेगा? इनका डायमेंशन क्या होता है? यस, ये वाले अभी आई थिंक सुबह वाले हैं या शाम वाले, अभी शायद आई थिंक शाम वाले भी चल रहे थे, ग्रुप में आते रहते हैं ना क्वेश्चन, बच्चे बताते हैं, तो उसका लिख रहे थे, तो मैंने वहां से निकाल लिए। ठीक है, तो ये तो डायमेंशनलेस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेंथ अगर आपका यहां पर है, तो ए की डायमेंशन भी आपकी लेंथ की हुई, बी की डायमेंशन भी आपकी लेंथ की हुई, सी टी स्क्वायर लेंथ होएगा, तो सी की एल टी की पावर -2 और डी की डायमेंशन एल, तो ये सबकी डायमेंशन आ गई। तो ए बी सी डिवाइडेड बाय डी आपको करना है, आपका सवाल हो गया। ज्यादा कठिन है नहीं बेटा, आपको बस करना है बस। If two projectiles are projected with the same speed and at angle of projection are 30 and 60 degree, then the ratio of velocity at the maximum height. Velocity at maximum height पर टॉप पॉइंट पर कितनी बार बता दिया भैया? u cos थीटा होता है। यस, रेशियो नहीं निकाल दोगे, एक का 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है। सारे बच्चे ये आपका सवाल आया हुआ है। ठीक है, आइडियल गैस, अभी देखो थर्मोडायनेमिक्स मैंने कहा था, थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, so an ideal gas at 0 degree suddenly compressed to 1/4 times of its initial volume। ठीक है, सडनली कंप्रेस्ड मतलब एडियाबैटिक। तो मैंने बॉक्स डायग्राम आपको बताए थे कि मान लो कि हमारे पास यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, टी नॉट की बात करें तो टी नॉट इज 273, हमारे पास 0 डिग्री है, और हमारे पास ये वॉल्यूम इसका V/4 हो गया है, तो V/4 आपका वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp/Cv आपको दे रखा है, दैट इज 3/2। ठीक है, तो गामा बेसिकली आपको दे दिया है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन द फाइनल टेम्परेचर, क्या रिलेशन यूज करेंगे? पीवी रेस्ट पर गामा सर कांस्टेंट होता है, मैंने कहा हाँ, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में ले आइए, तो इसको अगर आप रखें तो टी वी रेस्ट पर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, तो टी इनिशियल v की पावर 3/2 -1 इक्वल टू टी फाइनल v/2 की पावर गामा 3/2 -1। तो फाइनल टेम्परेचर आप यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है, वी कट जाएगा, तो डेल्टा टी आपसे पूछा गया है, आप इसको निकाल लेंगे, हो गया। ठीक है, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, डिस्क ऑफ रेडियस आर इसमें से हटा दिया है, क्लास में कराया सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग। डिस्क ऑफ रेडियस आर सेंटर इज द ओरिजिन इफ डिस्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है, हमारे पास फ्रॉम इट सच दैट इट जस्ट टचेस द एज ऑफ द बिगर डिस्क, तो यहां से 5 सेंटीमीटर का ये हम लोगों ने हटाया है, तो ये पूरे में से नहीं हटाया, लेकिन कंसेप्ट तो वही हो गया हमारे पास। बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क आपने ऐसे हटा दी, इसका रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम।
नेगेटिव सिस्टम A1X1 माइनस एरिया में चले जाएंगे तो XCOM ही आपका आएगा A1X1 माइनस A2X2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। बताया था एरिया बड़े वाले का ले लेना x और इसका जो होगा दैट इज 0,0, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 15,0। बस इसका ध्यान रखना था, आंसर हो गया नेगेटिव सिस्टम का। क्लियर? ये क्लास में आपको बताए हुए हैं। अ सॉलिड स्फीयर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 ऑफ mr का स्क्वायर। हम लोगों ने तो क्या ही बात करी है। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज गिवन बिलो, फाइंड द रेशियो ऑफ v1/v2। एंगल आपका चेंज है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा आपका यहां पर बार बार वेरी कर रहा है, दोनों में ही सॉलिड स्फीयर है। v1/v2 का रिलेशन तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आपको यूज करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है तो v स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में या v इक्वल टू अंडर रूट में 2as। दोनों का आई थिंक लेंथ सेम दे रखा है, बस एंगल का वेरिएशन है, आप लोग इसको कर लेंगे। एक्सेलरेशन दोनों में मास m रेडियस r, एंगल का ही वेरिएशन है, यहां पर लेंथ दोनों की सेम है। तो एक्सेलरेशन में जब दोनों बॉडी सेम है तो k सेम रहेगा। इन्होंने हमसे पूछा है रेशियो बताना है बेसिकली, तो ये वाला पंगा तो रहेगा ही नहीं हमारे पास, सारा का सारा खेल थीटा के ऊपर है। हो गया सवाल। ठीक है, फिर इसके बाद ये अभी आपकी क्लास में कराए गए सवाल है। ठीक है सर, नया टॉपिक करवा। अबे शांति से बैठो बे, पूरे साल मेहनत करिए, अब तुम्हें कम से कम दिख रहा है तो कम से कम शांति से बैठ के देख लो, इंपेशेंट मत हो। बुलेट ऑफ 300 Kelvin hits a wooden block, the melting point is 600 Kelvin and the total work done is 500 joules। इस स्पेसिफिक हीट इज इतना दे रखा है एंड लेटेंट हीट इज इतना, फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। याद है Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, पहले तो टेम्परेचर चेंज होगा और फिर ये पिघल जाएगा। ये टोटल हीट दे रखी है, मास हमें निकालना है। हो गया सारे बच्चे। एक बुलेट जा रही है 300 केल्विन से 600 केल्विन जाएगी फिर ही पिघलेगी, तो 300 केल्विन से 600 केल्विन, 300 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। हमारे पास स्पेसिफिक हीट आपको दे ही रखी है, लेटेंट हीट भी आपको दे ही रखी है, हो तो गया मास, टोटल हीट दे दिया है। ये क्लास में कराया क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ये भी आपको क्लास में करवाया क्वेश्चन है। याद करिए वर्क डन, मैंने कहा था कि अगर आपको फोर्स कुछ वेरिएबल दिया जाए, ऐसे कुछ था y i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। और ये हमारे पास y इक्वल टू 2x पर जा रहा है, तो जब आप वर्क डन निकालते थे मैंने क्या कहा था, स्मॉल वर्क डन विल बी y इंटू डी एक्स, दोनों वेरिएबल हो गए, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, दोनों वेरिएबल हो गए। अब आप लिमिट लगाने में तो आपको परेशानी होगी, तो आपको रिप्लेस करना होता है उस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके। अब इन्होंने एक इक्वेशन दे दी है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहां पर y की वैल्यू आप रख देंगे 10 माइनस एक्स। ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आंसर हो गया। क्लास में कराए हुए सवाल हैं बेटा, कंसेप्ट आपके सारे टच हुए हैं। ठीक है, A projectile is projected at angle 60 degree with the horizontal, its kinetic energy is k, find kinetic energy at the top at the highest point। कितनी बार पूछ लिया भाई, याद है मैंने कहा था इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। अभी रुक जाओ, क्योंकि मुझे पता है ना उसका वेटेज क्या है, क्योंकि आपको क्या लगता है ना भाई कोई नया टॉपिक, जो चीज हमें ज्यादा पूछी जाती है वो मेरे को पता है, तो इसीलिए मैं उस पर पहले फोकस कराऊंगा कि भाई जो मेजॉरिटी सवाल तेरे से हो जाने चाहिए, जिससे तेरे हाथ में एक एनआईटी आ जाए। अगले साल में तेरे हाथ में एक एनआईटी होगा, सोच तू इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में तेरे हाथ में पड़ा होगा भाई कॉलेज, तू डिसाइड कर रहा होगा, तो सबसे पहले उधर ही फोकस लगाएंगे ना भाई। यस, अब ये आपके लाइन से सवाल है। अब आपने मुश्किल से, अगर आपने देखो अपनी कैलकुलेशन संभाल ली, तो लाइन से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, लाइन से आप लोग सवाल लगा सकते हैं, कोई भी खतरनाक बात है नहीं। ठीक है, यस। अभी बात है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा रुक करके। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में पहले लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी पहले लगती है, तो कम से कम सही डायरेक्शन में लग जाए, बची कुछ एनर्जी बाकी चीजों पे जिसका वेटेज कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस। हाँ, आप आसानी से, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे 50 मार्क का, भाई आराम से 80 लाएगा यार, आराम से 80 प्लस आएंगे फिजिक्स में, बिलीव मी। बट हाँ ये है कि जितना रिलीजियसली आप पढ़ रहे हैं ना, आप अपने नोट्स को मत छोड़िएगा। ठीक है, आपके नोट्स आपके साथ अगर हैं, आपने उनके सवालों को लगा लिया है, तो सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है क्या? थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है इसीलिए आपको याद आ रहा है। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा पता नहीं क्या चीज थी क्या नहीं थी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बस आप अपनी वो छोटे छोटे एफर्ट्स डालिए, आपको ग्राफ ऊपर दिखेगा। ठीक है,
आराम से। अगली क्लास से मैं क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा, उठा करके आपको दे दूंगा, आप आई नो कि आप लोग इसको आराम से कर ले जाएंगे, कोई खतरनाक बात है नहीं। और अगर आपको किसी आंसर्स चेक करने हैं तो डिस्कशंस जेई वाला चैनल पर है, आप लोग वहां पर जा करके, और अगर किसी को डाउनलोड करने, अगर मान लो मेरे से कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में ना बहुत सारे फोटोज वोटोज आती है, बच्चे हाथ से लिख के भेजते हैं, फिर टाइपिंग होती है, तो जेई वाला चैनल का आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ये अपलोड होते हैं हर दिन के, तो एटलीस्ट आप डाउनलोड करके रख लीजिए। सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड मैथ्स, आपको पढ़ाई हुई चीजों से ही मिलने वाली है, ठीक है। तो यस बेटा, मुझे पूरा यकीन है अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना हमारे साथ, यू विल बी सिलेक्टेड। बट बात यह है कि आप लोग इंपेशेंट मत होइएगा, पेशेंस के साथ चुपचाप पढ़िएगा। सिलेक्शन बहुत आसान, मैंने क्या बोला था, रास्ता सीधा है भाई, कोई कॉम्प्लेक्स रास्ता है ही नहीं। आपको चुपचाप बेसिक चीजें करनी है, दुनिया चाहे हवाबाजी कुछ भी करे, आपको बेसिक चीजें करनी है, उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और मैंने बच्चों को करते हुए देखा है, सिलेक्शन होते हुए देखा है, कम से कम स्ट्रेस में आराम से सिलेक्शन होते हुए देखा है, ठीक है। अब देखो, आपको भी पता है कि अगर ऐसे पेपर आएगा तो सिलेक्शन अच्छे स्कोर वाले का होगा, तो अब आप टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते हैं। छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं तो हर चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर कोई चैप्टर कठिन भी लग रहा है तो उसका इजी पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर होना चाहिए, आपका स्कोर अच्छा होगा तभी परसेंट, क्योंकि हर सभी के लिए आसान होगा। देखिए यहां पर कई सारे बच्चे हैं कि सर आसान है, लेकिन एग्जाम के टेम्परामेंट में एक स्ट्रेस होता है, उस समय आप लोगों को क्या है, अभी एग्जाम नहीं देने, तो आपको शायद उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। अगले दिन आपका एग्जाम है तो आपको लगेगा यार मैं ये भी भूल गया हूं, मैं ये भी भूल गया हूं, मेरे को ये भी याद नहीं आ रहा है। तो उस स्ट्रेस में करना थोड़ा सा कैलकुलेशन में इंपैक्ट डालता है। जब रेशियो वाले सवाल है तो ए बाय बी का रेशियो बी बाय ए रिपोर्ट कर दिया, कहीं कॉस 30 की वैल्यू कुछ और रख दी, साइन 30 वाली वैल्यू रख, तो ये वाली गलती अगर आप संभाल ले जाएंगे यू विल बी सक्सेसफुल, आई बिलीव दैट, ठीक है। चलिए भाई, अब हमारे पास लास्ट क्लास में मैं आपकी एक बार चोंच रोक देता हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ऑल्दो आपका मैंने क्या बोला कि सेकंड लॉ हमारे पास सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपके स्कूल में है और आपके जेई एडवांस में भी ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो आपको अभी पीवाईक्यूज, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें ना ये पीवाईक्यूज तो दिख रहे हैं, मैंने पीवाईक्यूज की किताब ली है और पीवाईक्यूज में हमारे पास ये तो आए हुए सवाल हैं। यस, वो आपके इस बार के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो आपको क्या रखना है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब 2020 और उसमें सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक्स हटे हैं, लेकिन हम लोगों को तो अच्छे से तैयारी यहां पर करनी है। अब जरा ध्यान सुनते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। Why this question is totally different? Because अगर आपने इस सवाल को ध्यान से रीड करा होगा तो यहां पर रियल गैस आ गया। याद करिए मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास कहीं पर भी रियल गैस के बारे में नाम नहीं है ना। तो ये 2024 का ही है हमारे पास, पिछले साल का सवाल है। सर फिजिक्स में तो आइडियल गैस की डीलिंग है सारी, रियल गैस के बारे में तो कहीं पर नाम भी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पूछी जा सकती है? यस। तो सर आप पढ़ाओ ना, हमारे पास पढ़ाने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में इसका अगर देखा जाए तो ये मोर ऑफ अ केमिस्ट्री का अगर आपने थोड़ा सा टच रखा हुआ है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ रियल गैस ऑबिंग, अभी कोई रियल गैस है हमारे पास, आइडियल गैस, नॉट एन आइडियल गैस, नॉट एन आइडियल गैस। और अगर आइडियल गैस नहीं है तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी तो लगा नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसमें अब स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, तो स्टार मार्क करेंगे। देखो कुछ कुछ सवाल थोड़े से हट के आते हैं, उनको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी किसी बच्चे ने सीपी या सीवी निकालने की जो भी कोशिश करी या सी निकालने की जो भी कोशिश करी, अगर आपने ये चीज सोच ली, ठीक है, कि यार पीवी इक्वल टू एनआरटी है, मैं पीवी रेज़ टू पावर एक्स के फॉर्म में लाने की, अरे भाई तू आइडियल इक्वेशन से कैसे लाएगा, समझ रहा है। तो अब सर ऐसे सवाल को क्या करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल, अब डेरिवेशन क्लास में जो डेरिवेशन बताई जाती है उसको ध्यान सुनना। फर्स्ट लॉ थोड़ा वायलेट हो जाएगा, गैस को कभी भी तुम एनर्जी दोगे कुछ इंटरनल एनर्जी में जाएगी और कुछ वर्क डन होगा, लॉ थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये du प्लस वर्क डन हमारे पास आएगा। जो भी आपने हीट दिया, ये सीपी नहीं है, सीवी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट प्रेशर है, आपको सर सीपी लेना है, आप सीपी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं जनरल प्रोसेस आप मान के चलिए, एनसी डेल्टा टी, ये तो एनसीवी डेल्टा टी होगा, हाँ सर, और वर्क डन होता है पी इंटू डीवी। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में मैं पी डीवी को निकाल सकता हूं, पीवी स्क्वायर इक्वल टू आर टी है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्रेशर को कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रेशर बाहर आएगा, सर 2v dv इज इक्वल टू आर इंटू डी टी आएगा। मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो पी डीवी का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, आर बाय 2v इंटू डेल्टा टी, ये आ रहा है ना। तो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 लेके ही चल पाएंगे यहां पर, तो n की वैल्यू 1 ले लीजिएगा, ठीक है,
n की वैल्यू 1 आंसर निकालने के लिए c डेल्टा t इज इक्वल टू cv डेल्टा t प्लस p dv की वैल्यू r बाय 2v डेल्टा t लिख सकते हैं। यस, फंडामेंटल हम लोगों ने वहां पर भी यही बात करी थी, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी चला गया, c इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाय 2v। तो ये आपका आ जाएगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे सारे बच्चे और ये चीज मेंशन करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, स्टार मार्क करेंगे सारे बच्चे और ये चीज कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे कि ये सवाल रियल गैस का था। अब कुछ बच्चे बोले सर आपने तो एक फॉर्मूला बताया था हमारे पास आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो आइडियल गैस के लिए हमारे पास था, ठीक है, वो आइडियल गैस के लिए हमारे पास यहां पर था, ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए है बेटा, लेकिन इस सवाल में आपकी रियल गैस है। क्लियर हुई क्या सर? वाई n इक्वल टू 1 मोल्स, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा हमारे पास। अगर आप देखें तो पीवी स्क्वायर इक्वल टू एन आर टी आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपका पी डीवी की वैल्यू आपकी आएगी एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2v, ये आ जाएगी। अगर आपको यहां पर n रखना है तो आप n रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कट जाएगा हमारे पास। क्लियर है क्या? यस। तो स्टार मार्क क्या करना है सर? ये सवाल हमें क्या सिखा रहा है? ये सवाल सिखा रहा है कि भैया रियल गैस में आपको फंडामेंटल इक्वेशन से ही जाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? चलिए, अब लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने हीट इंजन्स के बारे में बात किया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर एसएचएम कब से होगा? भाई मुश्किल से 10-15 मिनट रुक जा, हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। मैं 1-2 सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन दूंगा कल की क्लास में, उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, आप लोग भी ट्राई करके आइएगा, ठीक है। और एक मीन फ्री पाथ एक छोटा सा पार्ट है, वो एक और बार बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में, और मैं आपको बता रहा हूं, कार्नोट इंजन वाला पार्ट इज नॉट इन जेईई मेंस। सर पीवाईक्यू की किताब उठा रहा हूं तो उसमें तो भर भर के सवाल दे रखे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम जब भी वो किताब बनी थी उस समय तक वो सिलेबस में था, ठीक है। अब देखो आपके लिए अगले साल मान लो फिर से जेईई मेंस अपना पेपर वो सिलेबस देगा, जेईई एडवांस अपना सिलेबस देगा और आपका बोर्ड्स भी सिलेबस देगा। ये तीनों अपने अपने सिलेबस डिफाइन करते हैं, भाई ये हमारे सिलेबस है। तो एट प्रेजेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके जेईई मेंस के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगले साल हमारे पास फिर से सिलेबस आता है और उसमें अगर ये इंक्लूड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी हम लोगों, क्योंकि स्कूल में इनकी डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको बताया है, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट हैं अभी भी, ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट हैं आगे चल के हमें एक चीज करनी है, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। आप लोग मेरे को बताइएगा, अगर आपके स्कूल में आ रहा है तो डेफिनेटली मैं उसको करा दूंगा, वो सीधे आपका जेईई एडवांस में। तो मैं सोच रहा था कि जो भी एडवांस के सेपरेट टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस में नहीं आ रहे हैं उनको मैं अलग से आपको रिकॉर्ड कर दूं। ये वाला तो यहां करवा ही दिया है, ठीक है। और एक एसएचएम में आएगा डैम्ड ऑसिलेशन, वो सीधे एडवांस में ही आता है, वो ना ही आपके स्कूल में पूछा जाएगा ना ही आपके जेईई मेंस में पूछा जाएगा। अब यहां पर ना कंफ्यूजन होती है, बच्चों को लगता है क्लास में तो सर ने करा दिया है, पढ़े हैं, स्कूल के लिए तैयार करके गए, स्कूल में आया नहीं, जहां एनर्जी लगानी थी वहां लगाई नहीं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्नोट इंजन के बारे में बात करी थी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, मैंने आपको ऑल दो बोला था कि प्लीज प्रॉमिस मी आप लोग रिवाइज करके आएंगे। अब रिवाइज करेंगे ना, डेफिनेटली आपको सवाल ऐसा लगेगा यार ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि फॉर्मूले तेरे को याद है, अब तेरे को डिराइव नहीं करने हैं। कार्नोट इंजन में 4 प्रोसेसेस होते थे, याद आ रहा है? हाँ सर 4 प्रोसेसेस होते थे। एक होता था सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर होता था सर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, फिर सर हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, और फिर होता था सर एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है तो T1 और T2 ये हमारे पास थे। अगर आपने इसका पीवी ग्राफ देखा तो यार ये तो स्ट्रेट लाइन वेट लाइन तो आएगा नहीं, अगर आप पीवी ग्राफ बनाएंगे तो कर्व आएंगे सर। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक, सर स्लोप में डिफरेंस क्यों? क्योंकि गामा टाइम्स स्लोप होती है एडियाबैटिक वाले की, ठीक है। फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो हम लोगों ने यहां पर बात करी थी P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4, ठीक है, P4 V4। यहां का टेम्परेचर है आपका T1, यहां का टेम्परेचर है T2, ये आइसोथर्मल है, ठीक है। याद करिए जब हम लोग आइसोथर्मल की बात करते हैं तो इसमें डेल्टा U 0 होता है, इसमें भी डेल्टा U 0 होता है, इसमें डेल्टा Q 0 होता है, इसमें डेल्टा Q 0 होता है, ठीक है।
इस साइकिल में जब आपने इस पूरे गैस को एक पर्टिकुलर प्रोसेसेस में लेके गए तो पीवी ग्राफ में एरिया इनक्लोज हो गया। और अगर मैं आपसे टोटल वर्क डन की बात करूं तो क्या हम लोगों ने गैस से वर्क करवा लिया? यस सर। तो टोटल वर्क डन में अगर आप देखें ए से बी प्रोसेस की बात करी थी, बी से सी, अब कुछ बच्चे इसको रटते हैं, प्लीज दिमाग लगा लो, सी से डी एंड डी से ए, ठीक है, हमारे पास ये था बी से सी वाला पार्ट और ये वाला वर्क डन हमारे पास कट गए थे। कैसे सर? एन आर हमारे पास इसका आया था T2 माइनस T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 और इसका आया था एन आर फाइनल T1 माइनस T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो माइनस लोगे ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे। टोटल वर्क डन आया क्या था हमारे पास? सर टोटल वर्क डन आया था हमारे पास एन आर T1 लॉग ऑफ V2 बाय V1 आया था सर, एक आइसोथर्मल का आया। फिर सर एन आर T2 लॉग ऑफ V4 बाय V3 आया था। देखो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तो एक्चुअली में वर्क डन में जब इसको देखा जाए तो ये लेस देन 1 है, तो ये वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन का ही तो है। तो अगर आप इसको ऐसा लिखे तो कोई पाप तो नहीं करा, T1 लॉग ऑफ V2 बाय V1, हाँ सर, माइनस एन आर T2 लॉग ऑफ, ये लिखना नहीं है, रिवाइज करना बेटा, V3 बाय V4। यस, ऐसा कर ले तो कोई पाप तो नहीं कराना बेटा हम लोगों ने। यस, क्योंकि अब V3 बाय V4, V3 की वैल्यू ज्यादा है V4 से, तो ओवरऑल ये आंसर पॉजिटिव आया, कंप्रेशन की वजह से वर्क डन नेगेटिव है। क्लियर है? याद करें आइसोथर्मल में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन है। आइसोथर्मल में तो सर ये तो जीरो होता है, जो भी हीट होगी वो वर्क डन के बराबर है। अगर वर्क डन पॉजिटिव तो हीट पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब, वर्क डन नेगेटिव तो हीट नेगेटिव मतलब रिलीज। तो दैट मींस अगर आप इस प्रोसेस की बात करें तो इस वाले में हमारे पास हीट डेल्टा Q एब्जॉर्ब होता है, वो वैल्यू कितनी होगी? यही होगी, ठीक है। और इस वाले में हीट हमारे पास रिलीज होती है, ठीक है, डेल्टा Q रिलीज वो हमारे पास होती है ये वाली। क्लियर? तो किसी भी इसका अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होता है? कितना काम किया, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी। तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q एब्जॉर्ब की बात करनी थी। तो जब आप यहां पर रखते हैं तो यही वाली चीज से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस T2 बाय T1 और लॉग ऑफ V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ V3 बाय V4। याद करिए ये दोनों V2 बाय V1 इक्वल टू V3 बाय V4 आया था। कैसे? एडियाबैटिक के लिए आपने V2 और V3 के बीच में TV रेस्ट पर गामा माइनस 1 लगाया, इन दोनों के बीच में भी TV रेस्ट पर गामा माइनस 1 लगाया, ये दोनों बराबर हो गए, ये हमारे पास कट गया, 1 माइनस T2 बाय T1 हमारे पास आया, दैट इज योर एफिशिएंसी। ये लास्ट क्लास में हम लोग यहां पर बात हुई थी, मैंने कहा था मेरे से एक बार गलती हुई थी तो आप लोग गलती मत करना। ये हमेशा टेम्परेचर आप लोग किस में रखेंगे? केल्विन में हम लोगों को यहां पर रखना है, ठीक है। ये भी याद रखना कि जैसे आपकी Q1 बाय Q2 की जो वैल्यू है ये Q1 के बराबर है, ये Q2 के बराबर। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो log ऑफ V2 बाय V1 और log ऑफ V3 बाय V4 तो कट जाएगा, हाँ सर। तो ये देखा जाए ये T1 बाय T2 के हमारे पास बराबर ही होता है, रेशियो इन दोनों का हमेशा ये होता है। तो दो ही रिलेशंस हमारे पास काम के थे। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए कि आप लोगों को रिवाइज हो गया, ऐसी ही रिवाइज करना है भाई, कोई खतरनाक बात है नहीं। किस किस को ये रिवाइज हो गया कि एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 1 माइनस T2 बाय T1। T2 क्या है? जिधर आप हीट रिलीज कर रहे हैं। T1 है जिधर से आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यस, हमेशा केल्विन में रखेंगे सर। और हमारे पास जो भी हीट ली और दी ये हमेशा इनके टेम्परेचर्स के रेशियो पर रहती है। रिवाइज्ड? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी में हीट इंजन, देखो हीट इंजन का काम क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था एक स्टीम इंजन, उसको याद करिए जो मूवीज में धुएं वाला इंजन होता था। एक कोयला डाला जाता था, कोयला जहां पर गर्म हो रहा है दैट इज रिजर्वॉयर, ठीक है, जहां से हीट ली जा रही है। उसके अंदर पानी और स्टीम, एक आपका गैस स्टीम से, हीट से स्टीम बनाई जाती है, उस पर पिस्टन विस्टन मूव करते हैं, वही 4 प्रोसेसेस होते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वही 4 प्रोसेसेस हुए। तो उन्होंने कुछ वर्क करा और कुछ हमारे पास लॉस करा। तो अगर आप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये आपका 1 माइनस T2 बाय T1 वही है, केल्विन में ही आपको यहां पर रखना है। और या फिर 1 माइनस मॉड ऑफ Q2 बाय Q1 आप यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो हमारे पास सेम है, क्योंकि रेशियो हमारे पास यहां पर सेम है, ठीक है, यही होता है। अभी सवाल लगाएंगे, 1-2 सवाल से आपको मजा आ जाएगा, कोई खतरनाक बात है नहीं, बस कॉमन सेंस लगाना है। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कईयों के स्कूल में शायद फ्रिज के बारे में बात ना करें, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर सवाल आपको नामात्र मिलेंगे, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। आइए सर, फ्रिज हमारे पास कैसे काम करता है? पहले तो फ्रिज की परफॉर्मेंस को जरा चीज समझिए। जब आप मार्केट में फ्रिज लेने जाएं फॉर एग्जांपल, तो आप कैसा फ्रिज लेना पसंद करेंगे? जिसका बिल कम आता हो, हाँ या ना? यस और नो?
बेटा इधर उधर की बात मत करिए, गय्यू कदम प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। हर्षित राज बेटा गाली देने से कुछ नहीं होगा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ठीक है। क्लियर। सारे मेरे को एक बात बताइए, जब आप फ्रिज मार्केट में अगर मान लो आप लेने जाओगे तो क्या आप वही चीज सोचोगे यार इसका बिल कम से कम आना चाहिए? यस, वेरी गुड। दूसरी चीज, हाँ 5 स्टार वाला फ्रिज होना चाहिए जिसका बिजली का खपत कम हो, क्योंकि आपको नहीं तो बिजली का बिल आपका बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज आप देखोगे कि यार वो ठंडा अच्छा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि यार बिजली तो कम खा रहा है लेकिन ठंडा ही नहीं कर पा रहा है। दो चीजें आप लोग देखेंगे तो फ्रिज का काम क्या है जरा ध्यान सुनना। अगर आप फ्रिज की बात करें, और देखो रटने से बेटर है उसको समझ लीजिए, अगर आप फ्रिज की बात करें तो फ्रिज का काम क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये फ्रिज है, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, फ्रिज का काम यह होता है कि मान लीजिए आपने यहां पर दूध का पतीला यहां पर रख दिया, इसके अंदर हमारे पास दूध है, किसी टेम्परेचर दूध को गर्म करा, फिर मम्मी ने यहां पर रख दिया। फ्रिज का काम क्या होता है सर? फ्रिज का काम होता है, ये हाई टेम्परेचर है अभी, हाई टेम्परेचर, सर फ्रिज का काम है इसमें से हीट को निकालना, हीट निकालना। यार क्या कभी भी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है? हाँ। अब बात यह है कि अगर ये हीट निकाल रहा है तो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर से ठंडा कैसे कर पाएगा? ये रूम टेम्परेचर से ठंडा कैसे कर पाएगा? तो सर हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये फ्रिज का जो ये प्लग होता है ना बेटा, जो आप सॉकेट में लगाते हैं, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है। ध्यान सुनना, यहां से जो आप इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं, यहां पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं तो ये हमारे पास इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग में फेंक देता है। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए कि फ्रिज के आसपास कभी भी अगर आप साइड में या पीछे अगर आपने देखा होगा तो वहां हमेशा गर्मी दिखेगी। मतलब अगर आप उसके पास जाओगे तो यू विल ऑलवेज फील कि यहां पर यार थोड़ी सी ना हीट टाइप से। यस और नो? यस और नो? कि फ्रिज के आसपास यू विल ऑलवेज फील कि यार ये हमारे पास क्या है, ये हमेशा गर्म है यहां पर, हाँ या ना? बहुत कॉमन सी चीज है। अब इसी को अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि फ्रिज के लिए एफिशिएंसी वर्ड क्यों यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों ने नोटिस किया है। हाँ, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भाई ध्यान से समझो, ये हो क्या रहा है, अपने आप जो हीट है वो लो टेम्परेचर, फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर है, यस, और रूम आपका हाई टेम्परेचर है। क्या अपने आप हीट कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जाएगी? नहीं सर। तो इसको वर्क करवाना पड़ेगा। अगर आपको हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रखना है तो यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क। अब वो वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप बिजली नहीं देंगे तो कभी भी ये अपने आप दूध ठंडा नहीं होगा, रूम टेम्परेचर से नीचे नहीं जाएगा, रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जैसे आप इलेक्ट्रिकल देते हैं तो ये हीट को निकाल करके बाहर रखता है, निकाल करके बाहर रखता है, निकाल करके बाहर रखता है। क्लियर हुई क्या बात? यस, हाँ। तो सर CO2 और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेटा वो उसके अंदर की जो गैस होती है ना, जो अंदर इसके कंप्रेसर में गैस होती है, वो लीक नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो गैस डेंजरस है। ये नहीं कि भैया तुमने फ्रिज यूज कर लिया तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया है। वो जो कंप्रेसर के अंदर जो गैस भरी जाती है, दैट इज बेसिकली टॉक्सिक फॉर द एनवायरनमेंट, वो नहीं लीक होनी चाहिए। ठीक है, अब सारे बच्चे जरा देखना, फ्रिज में ना एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ध्यान सुनिए, फ्रिज को रिप्रेजेंट कैसे करा सर? यही होता है, लो टेम्परेचर से आपने हीट निकाल करके कहां रखी? हाई टेम्परेचर पे। तो फ्रिज के अंदर वाला हो गया हमारे पास सिंक, जिसका टेम्परेचर है T2 केल्विन। ध्यान सुनना, फ्रिज का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? सिंक। यहीं पर आपका दूध रखा गया था, ध्यान समझना। अब क्या होता है, किताबों में यह दिया जाता है, बच्चा रटता है इसको। फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर लो है, दैट इज योर सिंक। वहां पर हीट एक्चुअली में जानी चाहिए थी, लेकिन फ्रिज उल्टा काम करता है, इंजन के जैसा काम नहीं करता, इसका उल्टा काम करता है। वो क्या काम करता है? लो टेम्परेचर से हीट को निकालता है और हाई टेम्परेचर में ये सराउंडिंग जो आपकी है, ये आपकी जो सराउंडिंग है, उधर ये हीट को फेंक देता है। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी हीट अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हमारे पास यहां पर आता है। बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको इंजन याद होगा तो वहां से चीजें समझ आएंगी। आप एक भट्टी में कोयला डाल रहे, हीट बनी, उस हीट को आपने दो हिस्सों में यूज किया, एक तो लॉस हो गई,
हमारे पास एक तो लॉस हो गई, ठीक है, और कुछ वर्क डन हो गया, पिस्टन विस्टन मूव करे, इंजन चलना स्टार्ट हो गया। फ्रिज का काम उल्टा है, फ्रिज काम करता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट मूव कराता है, और वो अपने आप कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजली देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो ये लो टेम्परेचर से हीट को निकालता है, कुछ हमें काम करना पड़ेगा और उठा करके सराउंडिंग रूम में आपका फेंक देता है, ठीक है। अब फ्रिज के लिए हमारे एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसको रटने की जरूरत नहीं है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कौन सा फ्रिज बेहतर है? सर फ्रिज वो बेहतर है जो हीट अच्छी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आप ही लोगों ने बोला सर ऐसा फ्रिज लाना जिसमें हमारी बिजली की खपत कम हो, राइट, और दूसरी बात ठंडा अच्छे से कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कोई भी फ्रिज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर क्या डिपेंड करता है कि कितनी उसने हीट एक्सट्रैक्ट करी, ठीक है, हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय हीट एब्सॉर्ब्ड, वो वर्क डन। आप लोगों ने बिजली कितनी दी उस पर, जिसने हीट एक्सट्रैक्ट करी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो ज्यादा बिजली खा रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थोड़ी ना हुई। आप लोग खुद मार्केट में जाते हो तो आप क्या कहते हो, सर 5 स्टार वाला फ्रिज हमें लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी बिजली की खपत कम होती है, क्योंकि जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसको दूध को ठंडा करने के लिए आपको कम वर्क करना पड़ेगा, कम से कम बिजली खाएगा। तो किसी भी फ्रिज का परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन करा, वो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको ऑल्दो जेईई में इसके ऊपर सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले तो आप इसको निकाल सकते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन। यस, अगर आप देखें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा रहेगा, तो आप ये कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस वर्क डन है। यस, तो वर्क डन अगर आप यहां से निकाल लें तो वर्क डन आ जाएगा बेटा Q1 माइनस Q2, तो ये आपका आता है Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। और अगर आप यहां पे Q1 से डिवाइड कर दें तो ये Q2 बाय Q1 डिवाइडेड बाय वन माइनस Q2 बाय Q1। याद करिए इसके अंदर भी तो कार्नोट का ही इंजन है, बट ये उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है। कार्नोट ही इंजन, इसके अंदर जो इंजन है वो भी कार्नोट का ही है, उसमें भी कार्नोट की साइकिल यूज हो रही है, इसमें भी कार्नोट की साइकिल यूज हो रही है, उसमें भी गैस को एक्सपेंड एंड कंप्रेस किया जाता है, बट उल्टी डायरेक्शन में है। यहां पर हीट इस बार लो टेम्परेचर से उठा करके हाई टेम्परेचर पे रखनी पड़ रही है, इसलिए वर्क करना पड़ता है। इस बार हीट हाई से लो अपने आप जाती है, उसमें से हम लोग कुछ वर्क निकाल लेते हैं। क्लियर? तो जरा ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर बात करूं तो Q2 बाय Q1 कार्नोट इंजन में ये तो हमारा क्लियर है, Q2 बाय Q1 दैट इज इक्वल टू T2 बाय T1 होता है। यस, तो यहां पर आ जाएगा आपका T2 बाय T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T2 बाय T1, ठीक है। और एफिशिएंसी की अगर आप बात करें तो ईटा इज 1 माइनस T2 बाय T1 है। यस, तो T2 बाय T1 आपका क्या आएगा बेटा, दैट इज 1 माइनस ईटा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को आप इसके इंजन की एफिशिएंसी अगर पता है तो ये फ्रिज कितना अच्छा बनेगा आप निकाल सकते हैं, 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा। सवाल को दोबारा समझ लीजिए, आपको कहीं पे ऐसा मिल सकता है, पुराने सवाल मेरे जो दिमाग में आ रहे हैं, ऑल्दो रिसेंट ईयर्स में आपको ऐसा सवाल नहीं मिलेगा। एक मैंने कार्नोट का इंजन लिया, उसकी एफिशिएंसी दे दी, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक इंजन था, इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 1/3, ठीक है, या फिर आप 1/2 50% एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर 50 उसको 100 जूल मिलेगा तो 50 जूल ही काम कर पाएगा, यही हुआ। अगर मान लो एफिशिएंसी 1/4 होती 0.25 तो 100 जूल का आया, 25 जूल का काम कर पाया, 75 जूल वेस्ट कर दिया, यही होगा। अब मान लो इस इंजन को उठा करके मैंने कहा कि भैया मेरे को फ्रिज बनाना है, मैं इसी इंजन को उठा करके फ्रिज बनाने के लिए यूज करूंगा, तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी? तो अगर आप इसको फ्रिज में यूज करना चाहते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये हमारे पास 1 हमारे पास आ जाएगा, बस। तो किसी भी कार्नोट इंजन से आप लोग कैसे एक फ्रिज बना सकते हैं उसके बारे में हमारे पास बात हो जाती है। क्लियर है क्या? यस और नो?
ठीक है सारे बच्चे, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? तो यही आपका फ्रिज का यहां पर एक यूज है हीट इंजन का अपोजिट सेंस में। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। देखो भाई फ्रिज फ्रिज को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी और कितना वर्क डन करा। तो Q2/W हमारे पास हुआ। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं, तुमने कुछ वर्क करा, कुछ हीट आई, दोनों का समेशन ही बाहर निकाला है उसने। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, तो W इज Q1 माइनस Q2, तो ये Q1 माइनस Q2 है। मैंने Q1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो यहां क्या बन जाएगा? Q2/Q1 1 माइनस Q2/Q1। जरा देखना हमारे पास, और Q2/Q1 टेम्परेचर्स के रेशियोज पर रहता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं T2/T1 1 माइनस T2/T1। इसको ईटा के टर्म्स में यहां पर लिख दिया है। क्लियर है क्या? हाँ, हमारे पास बीटा विल ऑलवेज बी, ध्यान सुनना, ईटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, बीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। फ्रिज का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्लियर है क्या सारे बच्चे? ये बनाइए। विल इट बी लेस देन 1? नो, हमेशा वो 1 से बड़ा होगा। बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ईटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। क्लियर है क्या? यस। हाँ सर, गैस का क्या काम है फ्रिज में? बेटा ये जो गैस, ये जो 4 प्रोसेसेस तूने कराए, ये किस पर कराए भाई? गैस पर ही तो कराए तूने, है ना? तुमने अपना एसी भी देखा होगा, उसमें भी गैस को कई बार क्या होता, कहते हैं कि गैस कम हो गई है। तो एक्चुअली में जो ये तेरा साइक्लिक प्रोसेस आया है, किस पर करा रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन किस पर हो रहा है? ये गैस, उसके अंदर एक गैस भरी जाती है। कंप्रेसर का काम होता है एक बार एक्सपैंड करना, फिर अचानक से एक्सपैंड कर देना, फिर एक बार कंप्रेस करना, अचानक से कंप्रेस कर देना। ये बार बार इसी साइकिल को कर रहा होता है बेटा, ठीक है, बार बार इसी साइकिल को कर रहा होता है। ये तो गैस के ऊपर ही किया जा रहा है। यस, हाँ, क्लियर सर। नीड ऑफ कंप्रेसर, अरे भैया ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तू कैसा इंसान है बे? तेरे घर पे फ्रिज ऐसा होता है कि मम्मी कहती है बेटा दूध को ठंडा करना है, तू पंप लेके बैठा पड़ा है। हाँ मम्मी, अभी गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस करूंगा, काम चला दूंगा। दिन भर बैठा रहेगा क्या? गधे इंसान। ये काम करने के लिए ही कंप्रेसर है भाई, गैस को कंप्रेस करना और एक्सपेंड करने का ही काम होता है। अगर आप एसी में भी अगर नोटिस करें, ठीक है, अगर आप एसी में भी नोटिस करें, एक साइड पर आपको हीट बाहर निकलती रहती है और उसके अंदर एक भारी सा कंप्रेसर होता है, और आगे वाली साइड जहां से ठंडी हवा आती है वहां पर कॉपर की ट्यूब्स होती हैं। तो कंप्रेसर का काम होता है, पहले गैस को एक्सपेंड करता है। जैसी गैस एक्सपेंड करेगी ठंडी हो जाएगी, जैसी गैस एक्सपेंड करेगी T1 से T2, वो ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होते ही वहां पे एक पंखा लगाते हैं, तो ठंडी हवा तुम्हें बाहर मिलती है। वही गैस घूम करके कंप्रेसर के पास गई। अब गैस, कंप्रेसर क्या करता है? बहुत तेजी से गैस को कंप्रेस करता है, तो वो वापस हाई टेम्परेचर, वो हीट को रिलीज करेगा, यहां से हीट को ये रिलीज करेगा। जैसी वो हीट को हमारे पास रिलीज करेगा, तो बाहर पंखा लगा करके गर्मी पीछे की साइड से निकाल दी जाती है। ये इंजीनियर का दिमाग है चच्चा, तुम्हें नहीं समझ आएगा, छपोड़े इंसान। ठीक है, तो आइए जरा इसके ऊपर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, फिर एसएचएम के ऊपर जाते हैं। क्लियर? हाँ सर, इक्वल टू 1 आ सकता है। देखो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है हमारे पास, लेकिन ईटा की वैल्यू लेस देन 1 ही रहेगी। एफिशिएंसी कभी भी हमारे पास 1 के बराबर नहीं। 100% एफिशिएंट आपको कभी भी हमारे पास क्या रहेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा। अब सारे बच्चे जरा ये सवालों को जरा देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? सर सीएफसी क्या है बेटा? फेलियर का रास्ता है तेरे लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी तेरे लिए फेलियर का रास्ता है, तेरे से नहीं पूछी जाएगी वो चीज। सर कौन सी गैस यूज होती है? बेटा देखो, सुबह उठ करके तुम्हें खुशाग्र तिवारी, ठीक है, तुम्हें उठ करके तुम्हारी मम्मी जिस दिन सुबह सुबह बिना खाए तुम्हें चाय पिला दे 1 लीटर, ठीक है, उसके बाद पाइप का इस्तेमाल करके एसी में जोड़ा जाए, समझ जाना वही गैस है। गधे इंसान, पढ़ ले, ठीक है, मैकेनिक नहीं बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है, क्लियर? ये 2 गॉडी के इंसान ही है। पूरी कहानी फॉर्मूले ये सब भाड़ में, तो गैस कैसे यूज होती है, गैस कौन सी? अबे कहां के डाउट बना रहा है बे? ठीक है, हाँ, क्लियर? आ जाओ भाई। सर 11th वेस्टेड है। 11th वेस्टेड नहीं है बेटा, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, आ जाओ। अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 400 केल्विन एंड 800 केल्विन। तो कार्नोट इंजन 800 केल्विन और 400 केल्विन के बीच में हमारे पास क्या है? काम कर रहा है। ठीक है,
हैज वर्क आउटपुट ऑफ 1200 जूल्स। मतलब यहां पर एक इंजन होगा जिसने कितना करा, 1200 जूल का काम करा है हमारे पास पर साइकिल, एक साइकिल में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल। ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भैया कितनी हीट यहां से इसको मिल रही होगी, ये बता दीजिए, ठीक है। हाँ, क्लियर। अब सर ये कैसे करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक, इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 1 माइनस T2 बाई T1 पर डिपेंड करती है। T2 क्या हो गया, कम टेम्परेचर वाला, T1 क्या हो गया, हाई टेम्परेचर वाला। यस, तो अगर आप एफिशिएंसी निकालेंगे 1 माइनस T2 दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 800, तो सर हाफ की एफिशिएंसी आई, मतलब 50% एफिशिएंट है। 50% एफिशिएंट मतलब जैसे तुम हो, तुम्हें 100 मार्क्स का पढ़ाया जाए 50 मार्क्स ही करके आप आते हो, और मार्क्स जो आते हैं, ठीक है, वो भी 50% पर 25 मार्क्स आते हैं तुम्हारे, है ना, फेल हो जाते हो। तो वैसे ही तुम्हारे जैसा इंजन है ये हमारे पास 50% एफिशिएंट है। दैट मींस अगर जो भी हीट आ रही है, जो भी हीट आई उसमें से 50% यहां है, और लॉस वाली जो हीट होगी वो भी 1200 की हुई। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2400 जूल हमारे पास यहां पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। खत्म, इतना ही करना होता है, ठीक है, इतना ही हमारे पास यहां पर करना होता है। अगला सवाल, अ हीट इंजन ऑपरेटेड बिटवीन अ कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर, कोल्ड रिजर्वायर है जो 300 केल्विन पर है, हाँ सर, एंड अ हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 केल्विन, केल्विन में ही रखना है। इट टेक्स 200 जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, ये 200 जूल हीट उठाता है, एंड डिलीवर्स 120 जूल्स, 120 जूल का ये काम कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है 80 जूल का ये लॉस कर रहा है हमारे पास, ठीक है, एंड डिलीवर 120 जूल ऑफ हीट टू द कोल्ड रिजर्वायर। अच्छा, यहां पर 80 जूल का ही काम कर पा रहा है, 120 जूल कोल्ड को दे दिया तो 80 जूल यहां पर वर्क डन हो गया। व्हाट कुड बी द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, नए चैप्टर की डिमांड आ रही है बेटा, शांत हो जा, ठीक है, मुझे पता है नए चैप्टर वाले बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास रिजर्वायर है बेटा जिसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T1 केल्विन। एक सिंक है जिसको ये हीट देगा, तो इन्होंने क्या बोला है, इट टेक्स 200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम दी हॉट रिजर्वायर, इधर से 200 जूल्स की हीट ली, हाँ, एंड डिलीवर्स 120 जूल ऑफ हीट टू दी कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर को 120 जूल दे दी। तो बची कुची क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा, है ना। यस, हमारे पास व्हाट कुड बी द मिनिमम टेम्परेचर। तो अब ध्यान से सुनना, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। एफिशिएंसी की बात करोगे तो 1 माइनस T2 बाई T1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 की वैल्यू होती है, वैल्यू रखनी है, क्योंकि एक हीट लॉस्ट है, एक हीट गेन्ड है, तो साइन का पंगा ना आ जाए। तो अगर आप देखें तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 आया, यस सर। तो T2 की वैल्यू हो गई आपकी 300 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू Q2 120 डिवाइडेड बाय 200, आपका यहां से T1 आपका टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर हुई क्या बात सारे बच्चे, एक बात हम जब करें, यस और नो, हाँ या ना। सर SHM स्टार्ट, सूजन मैती बेटा, SHM स्टार्ट भी होगा खत्म भी होगा, बस तेरी रैंक चली जाएगी, चुपचाप पढ़ ले बेटा, ठीक है। आसान सवाल आते हैं बट प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर्स हैज एफिशिएंसी 1/3, इसकी एफिशिएंसी 33% के आसपास है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, मान लो कि यहां पर T1 था, ये आपकी इंजन थी, ये आपका T2 था, ठीक है। तो एफिशिएंसी 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, ये पहले था, एक कंडीशन ये हो गई, हाँ सर। The temperature of coal reservoir is raised by x, is efficiency is decreases by 1 by x, decreases to 1 by x. न्यू कंडीशन क्या है, न्यू कंडीशन की अगर आप बात करें तो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर आपने x से बढ़ा दिया है, तो अब एफिशिएंसी हो गई है 1/6, तो 1 माइनस T2 प्लस x डिवाइडेड बाय T1, ये आपका आ गया है। Find the value of x, then the temperature of hot reservoir is 99 डिग्री। गलती मत करना, यही गलती मैंने अपने टाइम पर करी थी, कन्वर्ट टू केल्विन, हमेशा
ठीक है, तो टेम्परेचर आपका होगा 273 प्लस 99, तो ये 282 हमारे पास नहीं 382 आपका बन जाएगा, है ना? यस, 372 आपका केल्विन में बन जाएगा। यस, बस ये गलती मत करना, हो तो गया सवाल भाई। दो वेरिएबल है, पहला है 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू थी आपकी 372, तो यहां से आप लोग निकाल लेंगे अपना T2 और T2 को उठा करके यहां रख दीजिएगा। 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास 372, खत्म। यही सवाल आते। यस सर, ब्लर हो रहा है स्क्रीन, किस किस का ब्लर हो रहा है बे? बेटा नेट तुम्हारे घर पे वीक आ रहा है। सर 373 कैसे आया? 372 आएगा ना बे। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर ये 100 होता तो 373 होता, उसमें से कम है तो 372 हो गया है। यस बेटा, तुम्हारे घर पे नेट की दिक्कत आ रही है क्या? रुको पूछ लेते हैं भाई। देख रहे यार, नेट का कुछ इशू है क्या? ब्लर जा रहा है बच्चों के पास। हाँ, एक मिनट को चेक करा लेते, क्या पता यहीं से नेट का एक बार स्पीड चेक करना। नेट स्पीड चेक कर लो, रुक जाओ एक बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि ब्लर जा रहा है, कई बच्चे बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा, देख रहे हैं। ये तो अच्छी स्पीड आ रही है, 800-900 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है भाई। 900 एमबीपीएस, 902, 900 के आसपास आ रही है। यहां से तो ठीक आ रही है। यहां से तो ठीक आ रही है। अच्छा बेटा, तुम्हारी 2 क्लास हो रखी है, ऐसा तो नहीं होगी नेट खत्म हो गया तो क्वालिटी कम होगी, है? ऐसा होता है कई बार। भाई यहाँ पे तो 900 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है अभी। मन अब मेरा मूवी देखने का हो रहा है, डाउनलोड पे लगाते हैं अभी। हाँ, अपना देखो बेटा, केबीपीएस में होगा, चेक करो जरा नेट स्पीड। यहां से 900 एमबीपीएस पर जा रहा है डेटा, तुम केबीपीएस पर बैठे हो, ठीक है। यस, काफी सारों को तो हाँ अनलिमिटेड है सर, तो फिर क्या दिक्कत है, रो क्यों रहा है? होगा कुछ टेक का इश्यू, हमको काहे डांट रहे हो? ठीक है, हाँ। यस, एक वाईफाई नहीं है यहाँ पर बहुत सारे भाई साहब, सेटेलाइट वो लगा रखा है इन्होंने। तुम्हें लगता है ऐसी जा रहे भाई साहब पैसे? तुम्हें बताता हूं मैं, ठीक है। बीच में क्या होता था, नेट के बहुत इशू होते थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो नॉर्मल वाले वाईफाई जो मार्केट में मिलते हैं ना, उनको रखा गया था, और बैकअप में थे। एक खराब होगा तो दूसरा रहेगा, दूसरा खराब होगा तो तीसरा रहेगा, 2 को तो ऐसे रखा हुआ था बैकअप में, और एक वाले से चलता था। उसमें भी दिक्कत होती, कई बार लाइट चली जाती थी तो डिप मारता था, फिर क्लास खराब हो जाती। फिर इस बार इन्होंने पता नहीं कौन सा सैटेलाइट के थ्रू भाई साहब सारा कुछ कर रखा, और तुम कहते हो कॉस्ट बढ़ गई है। भाई साहब ऐसे काम जो दिखते नहीं है ना, उन पे खर्चा होता है, ठीक है। केबीपीएस पर लेके बैठा पड़ा खुद से। हाँ, तो भाई साहब हाँ, सैटेलाइट के थ्रू नेट का कुछ कर रखा है इन्होंने। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें लग रहा हो बकैती चल रही है। किसी दिन सिलेक्शन लेके आओ तो दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। हाँ, अब पता नहीं स्टारलिंक की है किसकी है, जिसकी भी है, मतलब सैटेलाइट के थ्रू होता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इतनी अच्छी स्पीड आ पाती है, कांस्टेंट, ठीक है। अमीर ही कह रहा है बेटा, तुम्हारे पैसे से हुआ है। हाँ, तुम्हारे पैसे से ये पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। यस, तो चलिए जरा इस सवाल के बारे में बात करते हैं। इसी के जैसा एक और हमारे पास सवाल है, ठीक है। यस, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा पैसा सही जगह पर लग रहा है, टेंशन ना लो, ठीक है। अब थोड़ी बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यस, टू आइडल कार्नोट, देखो अब ये सवाल कितना अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है। टू आइडल कार्नोट इंजन ऑपरेट इन कैस्केड। कैस्केड क्या होता है हमको भी नहीं पता, आगे ब्रैकेट में दिखा,
उसको पता है, गधाई होगा कोई अंग्रेजी का मतलब भी बताना पड़ता है जी इंजीनियर्स को, ठीक है। ऑल हीट गिवन बाय वन इंजन इज यूज्ड बाय द अनदर इंजन। ओहो हाँ, जैसे घर पे चलता है, बड़ी दीदी के लिए किताब नया आया, आप लोग सेकेंड हैंड यूज कर रहे हैं, बड़ी दीदी के लिए साइकिल नहीं आई, आप सेकेंड हैंड यूज कर रहे हैं, वही वाली बात है, कैस्केडिंग कहते हैं उसको, ठीक है। उनको पता था, आधे बच्चे तो इसलिए सवाल नहीं लगाएंगे और विद्रोह करेंगे, अरे अंग्रेजी काहे देते हो, हमको नॉलेज है तो लिख दिया है। दो कार्नोट इंजन है, ध्यान सुनना, एक कार्नोट इंजन आपका ये है, ठीक है, और कैस्केडिंग वाले आपको सवाल ध्यान सुनने हैं, ठीक है, और एक आपका कार्नोट इंजन ये है। दो कार्नोट इंजन हो गए, अब दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इंजन को हीट चाहिए होती है तभी वर्क करेगा। तो इन्होंने क्या करा कि भाई देखो, टू आइडियल कार्नोट इंजन ऑपरेट इन कैस्केड, ऑल हीट गिवन बाय वन इंजन इज यूज्ड बाय द अदर इंजन टू प्रोड्यूस वर्क between temperature T1 and T2 the temperature of the hot reservoir of the first engine, जो पहला इंजन है इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, जो पहला इंजन है उसका टेम्परेचर है T1, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द सेकंड इंजन का जो कोल्ड रिजर्वायर है दैट इज T2। T is the temperature of the sink of the first engine। ध्यान सुनो, पहला इंजन क्या करेगा सर, पहला इंजन कुछ वर्क करेगा, हाँ, और कुछ ना कुछ लॉस करेगा सिंक को। कितना लॉस किया, T टेम्परेचर पे लॉस किया, ठीक है। अब इन्होंने कहा द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द सेकंड इज T2, द T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ द फर्स्ट इंजन व्हिच इज आल्सो द सोर्स ऑफ द सेकंड इंजन। यहां से सारी की सारी हीट, यहां से सारी की सारी हीट, ये भी अपना कुछ वर्क कर रहा है और इसने कुछ लॉस कर दिया है, तो यहां से सारी की सारी हीट आपकी ऐसे जा रही है। हाउ T इज रिलेटेड टू T1 एंड T2 इफ वर्क, इफ बोथ द इंजन परफॉर्म इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर है क्या? यस। सवाल समझ आया? कैस्केडिंग, इसको स्टार मार्क करना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ इंजन्स। और आसान सवाल है भाई, ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन को देख करके घबराइएगा मत। अब क्या है, पहला वाला इंजन ने देखो यहां से कुछ हीट ली, कुछ वर्क करा, कुछ लॉस कर दिया, क्यू लॉस, और यही इसको मिली, इसमें से कुछ और लॉस हो गया। तो मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q लॉस्ट है, ये Q2 है, ठीक है। तो पहले इंजन, फर्स्ट इंजन की अगर मैं बात करूं, देखो दोनों ने, इन्होंने क्या बोला है, इसका वर्क ऑफ फर्स्ट इंजन इज इक्वल टू वर्क ऑफ सेकेंड इंजन। तो पहले का वर्क क्या होगा सर, Q1 में से Q लॉस्ट हटा दो, मैंने कहा हाँ, और सर इसका वर्क डन क्या होगा सर, जो भी आया उसमें से Q2 हटा दो, Q लॉस्ट में से सर Q2 को हटा दो, ये वर्क दोनों का बराबर हो गया। तो अगर आप देखें तो यहां पर आपका क्या बन रहा है बेटा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q लॉस्ट। यस। तो इन्होंने बोला टेम्परेचर का क्या रिलेशन रहेगा, क्या आपको याद है, यहां पर जो भी हीट होती है Q1 बाय, अगर आप देखें Q1 बाय Q लॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू T1 बाय T होगा, हाँ सर, और Q लॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें Q हमारे पास 2, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहते हैं बेटा, तो ये T बाई T2 होगा, यही आया है ना, Q1 बाई Q2 T1 बाई T2 के बराबर होता है। तो Q1 बाई Q लॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू T1 बाई T, और Q लॉस्ट बाई Q2 दैट इज T बाई T2। तो मैंने कहा यार जब ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, लेट्स डू वन थिंग, तो हमें यहां पर क्या करना है ना, इनके टेम्परेचर्स को रख लेते हैं, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2T हमारे पास, तो T की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 बाई 2, खत्म हो गया। क्लियर? तो ये कहते हैं इसको कैस्केडिंग। अब कोई बच्चा सवाल देके वो सर आपने कैस्केडिंग के बारे में, अबे लपड़ मारे तुम्हें, क्या है बे, है क्या है ये सवाल, कोई बहुत खतरनाक चीज है क्या? दो इंजन को साइमल्टेनियसली जोड़ दिया गया है, हर इंजन कुछ ना कुछ हीट को लॉस करेगा, उसको यूज करा दिया दूसरे इंजन के थ्रू। तो इन्होंने कहा है कि भाई दोनों का वर्क डन सेम होना चाहिए, तो इसका वर्क डन क्या होगा, Q1 माइनस Q लॉस्ट, इसका वर्क डन क्या होगा, Q लॉस्ट माइनस Q2, दोनों को इक्वेट करा, और जो भी हीट होती है, ये वाली हीट इसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, ये वाली हीट इसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो बस यहां पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमारे पास रहता है, तो Q1 की जगह T1 रखा, Q2 की जगह T2 रखा, Q लॉस्ट की जगह T रखा, क्योंकि ये T टेम्परेचर पे आंसर हो गया, खत्म। तो हमारे पास बी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। अब सारे बच्चे जरा ये देखना, ये हमारे पास टू कार्नोट इंजन A एंड B ऑपरेट इन सीरीज, वही कैस्केडिंग हो गया, सच दैट इंजन A एब्जॉर्ब हीट एट T1 एंड रिजेक्ट हीट सिंक एट T, इंजन B एब्जॉर्ब हाफ ऑफ द हीट रिजेक्टेड बाय इंजन A, उसका आधा, एंड रिजेक्ट्स हीट टू सिंक T3 व्हेन वर्क डन इन बोथ द केसेस इज इक्वल। क्या अब आप लोग कर ले जाएंगे?
हाँ या ना, यस और नो। एक कह रहा है नेट लॉस्ट 0 होगा। अबे क्यों 0 होगा? इसने, अबे यार, बड़ी दीदी ने साइकिल खरीदी, साइकिल दी गई, उन्होंने यूज करी, अब वो स्कूटी पर आ गई, अब तुम साइकिल के शौकीन हुए, ठीक है, तो तुम्हें साइकिल मिल गई। अब जब तुम्हारा शौक स्कूटी का बनेगा तो वो साइकिल तो बर्बाद होगी ना, लॉस तो होएगा ही। हर इंजन भाई लॉस करेगा ही करेगा। क्लियर है क्या? ये आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। ठीक है, हाँ। अब एक काम करते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग अपना मीन फ्री पाथ को अलग ले लेते हैं, एक बार स्टार्ट कर देते हैं, वरना बच्चे जान खा जाएंगे। मीन फ्री पाथ 10-15 मिनट का है। अगली क्लास में, कल की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन में ले लेंगे, क्योंकि कल की क्लास 2 घंटे की रहेगी, तो वहां पर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्लियर? हाँ, आइए। सर साइकिल ही नहीं मिली। अच्छा, तुम्हारी शक्ल पर गौर कर दिया होगा, इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा ये चला पाएगा। साइकिल दी गई तो आप ऐसे दोपहर में घर पर कोई आया था, ठीक है, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें देखा कि तुम साइकिल ऐसे चला रहे हो, मतलब कहते ना इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। बच्चे को इतना शौक रहता है कि भाई हम पहले से ही बड़े हो जाए। ठीक है, जब बड़ी सी साइकिल आती थी तो बच्चा ऐसे चलाता था, पेज छोड़ दे, एक पन्ना, 1 पेज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, एक पन्ना छोड़ दीजिए बस, कल करेंगे उसको, है ना। 1 पेज, 1 पेज। कहा अंग्रेज के बच्चे का जो सेंटर हो, वो पहिए लगा रहे हैं भाई साहब, ऐसे हमारा बच्चा गिर ना जाए। हमारे बच्चे को देखो, बचपन से ही सर्कस की प्रैक्टिस, ठीक है, तो बाद में सर्कस क्यों नहीं करेगा? तो ये सारी चीजें हटाओ भाई। हमारा बच्चा कैसे सेंटर ऑफ मास और वो सब मैनेज करके साइकिल चला दे रहा है? कैंची कहते हैं इसको हमारे यहां पर भी। ठीक है, तो ये देखो, तो तुम्हारे पापा ने देख लिया होगा ये बंदर है, ठीक है, बंदर को केला देना चाहिए, साइकिल नहीं बेटा। ठीक है, इसीलिए तुम्हें साइकिल दी नहीं गई होगी, तुम्हारी शक्ल को ध्यान से देख लिया गया होगा। ठीक है, यस, दोपहर में बड़ी साइकिल लेके चल रहे हैं। ठीक है, और सोसाइटी कैसी होती है ना, है ना, सच बताना, ये आप लोगों के साथ भी है क्या? जो साइकिल ऐसे होती थी जिसमें ऐसे करके होता था, यहां पे डंडा नहीं होता था, ये लेडीज साइकिल है। लेडीज साइकिल ये क्या होता है? जिन साइकिलों में यहां पर डंडा नहीं होता था और बच्चे उसको चलाना नहीं चाहते, लड़के चलाना नहीं चाहते, अरे ये तो लेडीज साइकिल से आता है, स्कूल में मजाक बना रहे हैं उसका, स्टीरियोटाइपिंग कर रखी है साइकिल की भी है। इसी समाज से आप लोग डरिए बेटा, आप उसी का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर? हाँ, लेडीज साइकिल से आया, बच्चे मजाक बना रहे, पिंक कलर की साइकिल है भाई उसकी, हाँ, और खुद घंटी से घंटी से सोच रहा है मैंने म्यूजिक सुरताल निकाले हैं, लोग मुझे कितना सही समझ रहे होंगे। बेटा थोड़ी सी उम्र और बढ़ने दो, और तुम्हारे सामने जब वो बच्चा ऐसे करते हुए कोई निकलेगा ना, घंटी के साथ धुन बनाते हुए, जो तुम बोलोगे, ठीक है, वही तुम्हें बोला जाता था। ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, इतना ही काफी है। क्लियर? यस, 2 कौड़ी की साइकिल ली है, ठीक है, उसमें धुन बजा रहा है, और भाई साहब मोड़ते हैं तेजी से ला करके, जैसे भाई साहब वो बाइक वाले नहीं होते, हाँ, बाइक के जैसे टांगे टेढ़ी कर, अबे फिसल जाएगा, घुटने उठने छिल जाएंगे, दिमाग है नहीं तेरे पे, बचेगा कुछ है नहीं है। अबे क्या कर रहा है बे? हाँ, क्या कर रहा है? ठीक है, हाँ भाई साहब, चलिए छोड़िए, आप लोगों के बारे में क्या ही बात करें। ठीक है, यस, उसमें भी कुछ अमीर बच्चे होते हैं, इससे एक लेवल आगे जाते हैं। ऐसे करके ना हमारे टाइम पे आता था, आपके में भी आता ही होगा, इसमें से लाइट जलती थी और इसमें से ना वो बटन होता था, ठीक है, हैंडल पर एक बटन लगा देते थे, उसमें से धुन बज रही है भाई, ये अलग से बच्चे लगवाते थे। ठीक है, अलग से लगाते थे कि भाई म्यूजिक, घंटी तो नहीं बजाएंगे, हमने अलग से लगवाया। बच्चे को भाई तूने ये भी लगवा लिया अपनी साइकिल में? हाँ, 2 कौड़ी की साइकिल, 2 कौड़ी का औजार और लगवा दिया, 100 रुपए अपने पापा के और खा गया तू, है।
हाँ या ना? यस। म्यूजिक, सायरन लगाते थे, हॉर्न, साइकिल में हॉर्न। अबे हॉर्न की तेरे को जरूरत नहीं, तेरे को तो साइड में चलने की जरूरत है। तेरे को कोई कुचल जाएगा, हॉर्न सुनाई देना चाहिए, तू अलग से धुन बजा रहा, ठीक है। अंधेरे में कोई मार मूर के चला जाए, साइड में चलाया कर साइकिल, ठीक है। हॉर्न बजाते थे, यस। उसमें भी कुछ होते थे, पॉलिथीन नहीं उतारेंगे, घसर घिसर घसर घिसर। अबे उतार लो भैया पॉलिथीन, कभी ना कभी तो पुरानी होगी, ठीक है। हाँ, आप में से होंगे पॉलिथीन नहीं उतारेंगे, नई साइकिल नहीं तो खराब हो जाएगी। 1 साल के बाद उतारे, ऐसा जंग मारी साइकिल, ठीक है। पानी अंदर धोते थे, पानी अंदर रह गया, जंग खा गई, पहले ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। चलो भैया, अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, ठीक है। अरे मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है। आ जाओ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, एक पन्ना आप सभी लोग छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ। 2 कौड़ी की हरकतें करके कह रहे नॉस्टैल्जिया, अबे भूल जा इसको। भूल जा, ये सब करता था, कोई बोले तो कह रहे ना ना है, ये सब क्या बात कर रहे हो यार, ये सब कहां हमने कहां किया। प्राउड फीलिंग मत कर, इस पे नॉस्टैल्जिया मत बोल, भूल जा, कह रहे अरे नहीं सर ये क्या बात कर रहे हो, ये सब मत बोला कर, ठीक है। हम 2 कौड़ी के इंसान थे, 2 कौड़ी की हरकतें थी हमारी, ठीक है। आइए, ठीक है। चलिए भाई, अब जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस के। आज वाले जो हमारे पास पार्ट में हमें जो चीज करनी है, दैट इज बेसिक। पहले चीजों को समझना पड़ेगा कि ऑसिलेशन है क्या। एंड अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, ऑसिलेशंस, हाँ ठीक तो है, इसका अगर आप देखें तो भैया एडवांस में बहुत पकड़ है, एडवांस में बहुत अच्छा हमारे पास वो है, वेटेज है। सर क्या जेई मेंस में नहीं है? जेई मेंस में भी भर भर के, जेई मेंस में भी अच्छा वेटेज है। और मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला बेस्ड है, जेई मेंस में फॉर्मूला बेस्ड है और यहां पर थॉट बेस्ड है। ये वाला चैप्टर अभी मैं आप लोगों की यहां पर चोच रोक रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर ना एक अचानक से ना कैसे बताऊं आप लोगों को, एक ना सीडी टाइप से। 11वीं क्लास में आप लोगों ने देख तो लिया ही है कि भैया 10वीं और 11वीं में क्या अंतर है ना। ये एक चैप्टर अचानक से 11वीं क्लास की भी एक सीढ़ी है। मैंने कहा था कि भाई फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आपको आराम नहीं देगा। सर थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा आराम फील हुआ, क्यों? क्योंकि निखिल सर ने आपके ऊपर मेहनत करी। अब आप निखिल सर के समय जब थर्मोडायनेमिक्स चल रही थी तो आप अपनी इरिटेशन याद करिए, अगर वो वहां नहीं होती तो यहां होती, समझ रहे? अगर निखिल सर के साथ आपकी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकली होती उस टॉपिक की तो वो आज यहां पर होती। और हमारी थर्मोडायनेमिक्स में तो बहुत कम है, तो होती तब भी। ऐसा नहीं है कि वो आपको तंग नहीं कर रहा होता, तंग वो भी करता, लेकिन यस कंपैरेटिवली वो आसान हो गया क्योंकि उस पर आपने एक बार मेहनत कर ली है। थोड़ा सा आप लोगों ने टेंशन ले लिया है, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन के फॉर्मूले, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, कहीं ना कहीं आप लोगों ने चीजें सुनी हुई थी, तो कंपैरेटिवली आसान हुआ। लेकिन ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, एसएचएम ऐसे उठाएगा, एक बार एसएचएम ऐसे उठाएगा। इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्ड बोल देते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस, ठीक है। हम लोग इसका एक स्पेशलाइज्ड केस करेंगे, दैट इज एसएचएम। और अगर आप देखेंगे एडवांस में इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। ये एक ऐसा 11वीं क्लास का चैप्टर है जो कहीं ना कहीं मल्टीपल चैप्टर से रिलेट होता है, मल्टीपल चैप्टर्स से रिलेट करते हैं। मैं आपको ग्रेविटेशन में भी एसएचएम दिखा दूंगा, ठीक है। मैं आपको रोटेशन में भी एसएचएम दिखा दूंगा, मैं आपको फ्लूइड्स में भी दिखा दूंगा, मैं आपको थर्मो में, आप चैप्टर का नाम बोलिए मैं वहां पर एसएचएम दिखा दूंगा, ठीक है। आप चैप्टर का नाम बोलिए मैं वहां पर आपको एसएचएम दिखा दूंगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहां पर जब दो एक होते हैं सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल, आपको मैं ये क्लियर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे इस चैप्टर की जब गहराइयों में हम लोग जाएंगे तो परेशान होते हैं। तो पहली क्लियर रखना कि जब सिर्फ इस चैप्टर से रिलेट करोगे तो जेईई मेंस पूरा कर जाओगे। मतलब इस चैप्टर में अगर फ्लूइड्स की बात नहीं हो रही, थर्मो की बात नहीं हो रही, रोटेशन की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं हो रही, मैग्नेटिज्म की बात नहीं हो रही, तब आपके लिए जेईई मेंस लेवल है, ठीक है। आसानी से आप सारी चीजों को निपटा ले जाएंगे। क्लास के नोट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट।
अब जब हमारे चैप्टर्स की मिक्सिंग होनी स्टार्ट होगी तब आएंगे एडवांस। जब दो, अब तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आना चाहिए, एसएचएम भी आना चाहिए, तभी आके तेरा सवाल होगा। ग्रेविटेशन भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तभी तेरा सवाल होगा। तो मतलब दो चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो अब आपके एडवांस के सवालों में जाएगा। तो हम लोग इसकी भी तैयारी करेंगे। सबसे पहला है हमारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि भाई ऑसिलेशंस में हमारे पास बात क्या है। तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी विल डिफाइन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको कहीं ना कहीं बार में बाद यूज होंगी। तो आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो चीजें हैं क्या। ठीक है, अब जरा समझना कि हमारे पास जो भी मोशन थे ना बेटा, आप अपनी पूरी फिजिक्स को देखना, बहुत प्यार से संजो करके लिखी गई है। चैप्टर्स का फ्लो बिल्कुल मस्त तरीके से आएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करी, क्योंकि हम लोग जब फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें फिजिकल क्वांटिटी समझ आनी चाहिए। आप कौन सी चीजों को नाप रहे हैं, लेंथ नाप रहे हैं, कभी एरिया नाप रहे हैं, कभी करंट नाप रहे हैं, कभी वॉल्यूम नाप रहे हैं, कभी डेंसिटी नाप रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके बारे में बात करी। अब देखना कि फिजिक्स की 11वीं वाली फिजिक्स कितनी लॉजिकली जाती है, और इसीलिए कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की जैसे यहां पे कट एंड शॉर्ट कुछ भी नहीं है। अब देखना, जैसे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करा, उनकी डिपेंडेंसी, ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, नॉल, ये सारी चीजें करी। हमने कहा यार इनको तो मेजर करना पड़ेगा। अगर आप मेजर करेंगे तो गलतियां होंगी, तो वहां से आ गया हमारे पास एरर्स। तो सबसे पहले आपका एक फंडामेंटल तरीका बनाएगा कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज कुछ होती है, उनकी किसी कैसे डिपेंडेंसी थी, उनकी यूनिट्स कैसे आपको रखनी है, उनकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, और जब आप उनको नापोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। तो एरर्स वाला पार्ट आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटीज में पहले पढ़ाया जाता है हमारे पास वेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास दूसरी टाइप की क्वांटिटीज आती हैं, जिसमें अगर आप देखें तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में बात करी गई। फिर हम लोगों का काइनेमेटिक्स आया कि पार्टिकल की खुद की कोई डायमेंशन नहीं है। पार्टिकल अगर कुछ डिस्टेंस चला, कितने टाइम में चला, तो उसकी स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके ग्राफ राफ हम लोगों ने सारे बारे बात करी। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी जो भी चीजें आप नाप रहे हो, ऑब्जर्वर के हिसाब से नाप रहे हो, तो ऑब्जर्वर तो चेंज हो सकता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने वहां पर बात करी। फिर जब 1D मोशन हम लोगों ने समझा, तो अब हमने कहा कि यार बच्चा तैयार है कि 1D में समझ पा रहे, पार्टिकल गया वापस आए तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब 2 डायमेंशन में इसकी बात हुई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को वहां पर पढ़ाया गया। राइट, प्रोजेक्टाइल मोशन तक अगर आप देखें तो उसको काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने बॉडी के डायमेंशंस के बारे में बात नहीं करी, है ना। कॉज ऑफ द मोशन के बारे में बात नहीं करी कि प्रोजेक्टाइल को फेंका किसने, कैसे वो चलने लग गई, इसके बारे में कुछ नहीं। प्रोजेक्टाइल को फेंका, उसके बाद की कहानी क्या थी वो हम लोगों ने देखी। इसके बाद हम लोगों ने कदम रखा अपने लॉज ऑफ मोशन में कि भाई जब प्रोजेक्टाइल को तुमने उठा करके यहां से यहां फेंका, तो इस ड्यूरेशन में बॉडी रेस्ट पर थी और मोशन में आई। तो इस कहानी में क्या हुआ, दैट वाज लॉज ऑफ मोशन, कि आप लोगों ने मोशन के कॉज को समझा कि आपने एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तभी जाकर के बॉडी चल पाई। तो हम लोगों ने लॉस के बारे में जब बात करी, तो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करी कि कोई भी बॉडी किसी डायरेक्शन में चलती है तो नेट फोर्स F = ma के बारे में हमारे पास क्या रहता है। यस। फिर उसके बाद जब हम लोग फोर्सेस की बात करें, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जमीन पर चलते हैं तो फ्रिक्शन विक्शन के बारे में भी सोचिए। फिर हमने कहा कि बॉडी हमेशा सीधे नहीं चलेगी। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ जब न्यूटन का था कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी एक फोर्स होना चाहिए, तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को भी वहां पर लिया। अब बात आई कि जब भी आप फोर्स करोगे तो थकोगे, फोर्स लगाओगे तो थकोगे, तो वर्क डन के बारे में बात आएगी कि आपने कुछ ना कुछ तो काम किया है। तो उसके बाद हमारे आपको पढ़ाया गया वर्क के बारे में। और जब भी आप वर्क करेंगे तो वो एनर्जी जो आपने अपनी एनर्जी लगाई वो कहां गई, वो काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी में गई। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी, और वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में भी बात करी। फिर पावर के बारे में आई, कितना वर्क डन किया, कितने टाइम में किया। जल्दी से काम कर दिया तो ज्यादा पावर, कम से कम टाइम में किया, मतलब जल्दी से किया तो हम लोगों ने टाइम कम कर दिया तो पावर ज्यादा है। स्लोली करा, टाइम बढ़ा दिया, पावर हमारे पास कम है। जब वो बात आई, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई अब बॉडीज को पूरा ढंग से एनालाइज करते हैं। तो हम लोगों ने पूरी एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में बात करनी स्टार्ट करी कि हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है हमारे पास। तो हम लोगों ने पहले सेंटर ऑफ मास की बात करी। फिर सेंटर ऑफ मास को जब चलाने की बात हुई तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास तक हम लोग पहुंचे। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड रहता है। तो हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल लिया वहां पर एक्सप्लोजन का। हम लोगों ने एक्सप्लोजन हुआ, कोलिजन हुआ, तो वहां पर हम लोगों ने उसके बारे में बात करी। फिर हमने कहा कि यार हम लोग कहीं ना कहीं उस पूरे मोशन में बॉडी जब चल रही है, ट्रांसलेटरी हो या सर्कुलेटरी हो, तो कहानी हमें समझ आ गई है। अब पूरी बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही हो, सर्कुलर मोशन में पॉइंट मासेस थे, याद करिए
एक एल लेंथ के धागे पर एक पॉइंट मास है, उसको घुमा दिया, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा अगर ये बॉडी पॉइंट मास ना होकर के एक बड़ी बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, रॉड रिंग डिस्क टाइप से, अगर वो घूम रही है और एक्सिस उस बॉडी में से पास हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोगों ने बात करी। फिर रोटेशन मोशन के साथ हम लोगों ने वहां पर अपना एक ग्रेविटेशन चैप्टर भी करा कि भाई अर्थ के केस में भी हमारे पास रोटेशन मोशन है, वहां पर भी एक हमारे पास एक एडिशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने और बात करी। फिर जैसी वो बात हुई, हम लोग यहां तक बॉडी को रिजिड मान रहे थे कि भाई बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन हो नहीं सकती, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कहते हैं अप टू रोटेशन को। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो इतनी कहानी चीजें समझ आई, दीज आर ऑल आइडियल। अब बात आती है थोड़ी सी रियलिस्टिक टच की। कोई भी बॉडी 100% रिजिड हो नहीं सकती, सभी में इलास्टिसिटी होती है। तो हम लोगों ने बॉडी को सबसे पहले इलास्टिक माना और उसके बारे में हम लोगों ने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड ऑल सारी चीजों के बारे में बात करी। क्लियर? फिर उसके बाद है कि हम लोगों ने रिजिड बॉडी को समझा और कहा कि रिजिड बॉडी रिजिड नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी हमारे पास रखती है। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो अगर ये इलास्टिसिटी रखती है तो इसके बाद और भी स्टेट ऑफ मैटर है, एक लिक्विड है और एक गैसेस है। तो फिर हमारे पास फ्लूइड्स की बात आई। तो फ्लूइड्स में हम लोगों ने विस्कोसिटी पढ़ा, बर्नौलीज पढ़ा, सारी चीजें हम लोगों ने फ्लूइड्स को डील करा। सरफेस टेंशन के बारे में बात करी, फ्लूइड के अंदर क्या कहानी है, बोयेंसी ओयेंसी, उसकी बात करी। फिर सरफेस पे क्या कहानी है, सरफेस टेंशन की बात करी। फ्लूइड रेस्ट पर है तो कैसे बिहेव है, मोशन में है तो कैसे बिहेव है, उसके बारे में बात करी। फिर जैसे हमारे पास सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, तो हम लोग गैसेस पर आए। अगर आपने नोटिस करा होगा तो हम लोगों ने हीट में जब थर्मोडायनेमिक्स की बात आई तो हम लोगों ने गैसेस को डील करा, राइट। पहले कैलोरीमेट्री और वो वाला पार्ट क्या था कि किसी को भी आप हीट दे रहे हो तो कितने तरीके से दे रहे हो, कंडक्शन से दे सकते हो, कन्वेक्शन से दे सकते हो, रेडिएशन से दे सकते हो। तो 3 प्रोसेसेस हम लोगों ने वहां पर बात करी। फिर उसके बाद जब भी आप हीट दे रहे हो तो हो क्या सकता है कि सर थर्मल एक्सपेंशन होता है, फेस चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो सकता है। तो 3 प्रोसेसेस की बात करी। गैसेस में क्या होगा, अब गैसेस का भाई एक्सपेंशन अच्छा खासा हो सकता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट दे सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे सकते हो, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस हमारे पास अलग से थे। तो हम लोगों ने उसके बारे में यहां पर बात करी। अब जाकर के हम लोगों ने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर ली। अब बात आई, इसमें हम लोगों ने 3 मोशन को ध्यान से देख लिया है। अगर आप देखें तो सबसे पहले, अब देखो यही कहानी आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि 11वीं में मैंने आपको क्या पढ़ाया ओवरऑल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया 11वीं में आपने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पूरे मोशन को समझा है। कहीं ना कहीं पूरी 11वीं कहीं ना कहीं मोशन के बारे में थी और तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के डिस्कशन के बारे में थी, राइट। तो हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की बात करी, है ना, हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की बात करी जहां पर पार्टिकल सीधा सीधा हमारे पास चलता है। फिर हम लोगों ने रोटेटरी मोशन की बात करी, ठीक है, जहां पर पार्टिकल कहीं ना कहीं घूम रहा है। रोटेटरी की बात कर लो या सर्कुलेटरी की बात कर लो, तो ये हमारे पास बात हुई, यस। और इसी में रोटेशन में सीआरटीएम भी करा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, उसके ऊपर भी हम लोगों ने सवाल करे जहां पर ये कॉम्बिनेशन था। एक चीज अभी और रह गई, एक रह गया हमारे पास, अगर देखें पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशंस, हम लोगों ने दुनिया में ऐसे बहुत सारे मोशंस देखे हैं जो बार बार समय के साथ रिपीट हो रहे थे, ठीक है। अभी भी मोशन की कहानी, जब भी पार्टिकल चल रहा है तो उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। हम लोगों ने देखा कि बार बार कहानियां रिपीट हो रही हैं। जैसे सन के अबाउट जो अर्थ चक्कर काट रही है 365 दिन, ठीक है, वो घंटे हटा दो, 365 दिन के अराउंड वो हमारे पास चक्कर काट रही है। मून का भी एक फिक्स टाइम है अर्थ के अराउंड, जुपिटर का भी फिक्स टाइम है सन के अराउंड, यस। अगर मान लो आप कभी भी गाड़ी ऑन कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं गाड़ी ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। पेंडुलम हमारे पास मूव कर रहा है तो ये मोशन ही। सर उसमें भी तो रोटेटरी है, यस, लेकिन उसको अलग तरीके से अब हमें समझना है, टाइम पीरियड वाले पीरियोडिक मोशंस। अगर आप पीरियोडिक मोशंस की बात करें तो इसके अंदर 2 क्लासिफिकेशंस हमारे पास आती हैं। एक होते हैं हमारे पास रोटेटरी मोशंस या सर्कुलेटरी, ठीक है, और दूसरा आपका आता है, अगर आप यहां पर नोटिस करें, टू वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, जरा यहां पे समझना। सन के अबाउट जब हमारे पास अर्थ घूमती है तो आपको पता है कि ये एक चक्कर काट करके सर अर्थ वापस आती है। मैंने कहा हाँ, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज 365 डेज सर। आंसर 6 आवर्स छोड़ दो अभी उसको, 365 डेज। तो पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो बार बार रिपीट करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें
इसको सर ऑसिलेशन क्यों नहीं बोला? ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है, ध्यान समझना, टू एंड फ्रो मोशन। सर टू एंड फ्रो मोशन कहने का मतलब पार्टिकल रुकेगा और फिर वापस आएगा, पार्टिकल रुकेगा, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे, रुकेगा एंड फिर वापस आएगा। इसमें अर्थ कभी भी रुक नहीं रही है। सन के अराउंड जब वो चक्कर काट के वापस आई, फिर वापस आई, फिर वापस आई, इसमें कहीं पर भी रुक करके वापस नहीं आ रही है, वो बार बार चक्कर काट रही है। तो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये ऑसिलेशन नहीं है। समझे मेरी बात? ये पीरियोडिक मोशन है, बट दिस इज नॉट एन ऑसिलेशन। सर व्हाट इज एन ऑसिलेशन? ऑसिलेशन आपका एक पीरियोडिक मोशन, इसमें पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है टाइम हमेशा फिक्स रहे, नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में पीरियोडिक ही है। तो ऑसिलेशन क्या है? जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, जैसे पेंडुलम का केस, आपने एक धागा लिया, बॉब बांधा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऑसिलेट कर रहा है। इसमें पार्टिकल जा करके रुका, फिर वापस आया, फिर जाकर के रुका, फिर वापस आया, तो टू एंड फ्रो मोशन, इसको कहते हैं बेटा टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। पार्टिकल रुक करके वापस आना जरूरी है, तभी आप उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है, लेकिन इसमें पार्टिकल रुक करके वापस नहीं आता है। अब बात आती है हमारे पास ऑसिलेशन की, ध्यान से सुनना। ऑसिलेशन हम लोग देखो, ऑसिलेशन में ऑब्वियस है एक नॉन पीरियोडिक ऑसिलेशन भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना सर टाइम पीरियड फिक्स हो, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है। अब कोई बच्चा बोले सर सर्कुलर मोशन भी तो नॉन पीरियोडिक हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड अप का केस हो या स्लो डाउन का केस हो, मैंने कहा हो सकता है, लेकिन हमें अभी उसको डील नहीं करना है। हमें यार देखो, मैं अगर किसी का समय निकालना चाहता हूं, जो व्यक्ति बार बार बदल रहा है उसके बारे में तुम कांस्टेंट चीज बोल ही नहीं पाओगे। आज मान लो कोई व्यक्ति है जो अच्छा सबके साथ बिहेव कर रहा है, फिर अचानक से कल जाके सबको गरियाने लगा, तीसरे दिन रो रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है, तो तुम उसके बारे में ये थोड़ा ना बोलोगे कि यार नहीं यार ये तो बिल्कुल सही बंदा है, तुम्हें कोई भरोसा नहीं है भाई कल ये क्या कर देगा, ठीक है। तुम बोल रहे अरे नहीं भाई बहुत अच्छा है, खच अरे चाकू तुम्हें घोप करके चला गया, ये भी हो सकता है। तो आप बता नहीं सकते उस बंदे के बारे में, राइट, लेकिन यस आप किसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यार ये बंदा ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने थ्रू आउट उसके मोशन में ये देखा है कि ये बार बार ऐसी चीजें कर रहा है, मान लो गलत कर रहा है, तो आपको पता है भाई इस बंदे से दूर रहो क्योंकि ये गलत काम ही करता है, ठीक है। अच्छा काम कर रहा है तो ये भाई अच्छा काम, तो हम लोग कभी भी टाइम पीरियड निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? टाइम पीरियड आप हमेशा किसका निकालेंगे? जो पीरियोडिक होगा, जो बार बार रिपीट कर रहा है ना। नॉन पीरियोडिक जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कभी एक सेकंड में चक्कर काट रहा है, कभी कह रहा हम नहीं घूमेंगे, तुम घूमो अब हमारे अराउंड, तो उसका टाइम पीरियड क्या निकालेगा बे? नहीं निकाल पाएगा। सन के अराउंड जब अर्थ चक्कर काट रही है तो 365 दिन का चक्कर है ना, तो तू उसको पीरियोडिक मोशन बोलेगा। क्लियर? अगर मान लो कि अर्थ स्पीड अप करेगी, इस बार 365 दिन में चक्कर काटा, अगली बार 200 दिन में काट दिया, फिर इसको कह रहे ना अब हम नहीं घूमेंगे, अब सन की बारी, 2 बार हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना होता है। अब पीरियोडिक में जरा ध्यान सुनना, जिनका टाइम पीरियड फिक्स है, तो हमारे पास ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट, मोशन अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं अपना ऑसिलेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपना ऑसिलेशन। अब जरा ध्यान सुनना, कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है, कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है, हमें कैसे पता लगेगा ये ऑसिलेशन है? मैथमेटिकली देखो यार, फिजिक्स को ना 2 तरीके से समझा जाता है। कुछ बच्चे होते हैं सोच लेते हैं लेकिन सर क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स वीक है। फॉर ग्रेट फिजिसिस्ट, अगर आप देखें जितने भी साइंटिस्ट जो बहुत अच्छी फिजिक्स जानते थे, दे वर ऑलवेज ग्रेट मैथमेटिशियंस, ऑलवेज ग्रेट मैथमेटिशियंस, ठीक है। तो तरुण सर हमारे बहुत अच्छी फिजिक्स जान सकते हैं, बस लॉज आपको बताने हैं, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बस उनको इक्वेशंस वैसे तो उनको पता ही होंगी लेकिन अब भूल गए होंगे, मैं ये कह रहा हूं। अगर उनको दोबारा से बस इक्वेशंस बता दी जाए कि भाई हमारे लिए ये इक्वेशंस है, तो भाई उनके लिए तो भाई हवा, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल कोई लोड वाली बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैथ्स उनको आती है, उनको गणित आती है, उनको बस वो जो नेचर के लॉज है उस पर लगानी है। अभी वो पता नहीं f(x) लेके x³ और उस पर लगा रहे, बस
यहां पर लगा देंगे तो भाई बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर बन जाएंगे, हमारी जॉब खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम उनको लॉज नहीं बता रहे कोई भरोसा नहीं भाई, आजकल कलयुग है। यस, हाँ, जिसको तुम कह रहे थे अभी, अरे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा, चाकू, वो वाला हिस्सा ना हो जाए। क्लियर हुई क्या बात? यस, हाँ, क्लियर हाँ, तरुण सर का वही वाला पार्ट खराब होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है। यस, क्लियर हाँ, तो अब आइए, अब मैथमेटिकली आप इसको कैसे बताएंगे, मैथमेटिकली आप कैसे बताएंगे कि ये ऑसिलेशन है हमारे पास। देखो, एक होती है हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कोई बॉडी ऑसिलेशन में कब होती है, तो मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ये लिख लो भाई, मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है कि किसी भी बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स, अभी लिखना सब समझाऊंगा, इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू -x की पावर n। ये अगर हमारे पास है वेयर n इज ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ नेगेटिव क्यों ही लगाओगे तुम, ठीक है, ऑड इंटीजर्स 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9, दीज आर ऑसिलेशंस। अभी आता हूं, सब चीजें डिटेल में बताऊंगा। कोई बोले यार कॉपी में तू ऑसिलेशंस कैसे बताएगा, मान ले एक पेंडुलम है ऐसे ऐसे घूम रहा, ओ ऑसिलेशन है, कॉपी में लिख के बता, नहीं आता है, फेल हो जाओगे, क्योंकि सवाल तो कॉपी से ही चेक करा जाएगा तुम्हारा, है ना। तो मैथमेटिकली समझने के लिए ऑसिलेशन की कंडीशन है वो क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस प्रोपोर्शनल टू -x की पावर n, ठीक है, -x की पावर n हमारे पास होता है, n ऑड है, क्यों है वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको एक कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन पता होनी चाहिए कि मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है। अब बात आई सर ये रीस्टोरिंग वर्ड क्या है, आओ, ठीक है, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, ब्राइटनेस ज्यादा है तो मैं आपकी ब्राइटनेस कम कर देता हूं, अरे आ जाओ भाई। इसमें मैं आपको बहुत सारे सिमुलेशंस के थ्रू ही लेके चलूंगा आराम आराम से, क्योंकि समझने में ज्यादा मजा आएगा। तो ये फालतू की चीजें हटा देता हूं, ठीक है, शो न्यूमेरिकल शो ये सब हटा दिया, ठीक है। देखना एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसको पहले रन कर देते हैं, ये कुछ ऐसे और ऐसे हमारे पास ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। अगर आप इसको पॉज करना चाहूं तो ध्यान से सुनना, इसको मूव कर सकते हैं क्या, नहीं मूव नहीं कर सकते, रीसेट। स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पर रहता, मान लो एक स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पर है, क्या वो ऑसिलेट करेगा क्या, नहीं सर, वो तो वहीं रुका रहेगा। मैंने कहा उसकी नेचुरल लेंथ x इक्वल टू 0 से मैं स्प्रिंग को खींच खींच के यहां तक ले आया, और अगर मैं अब इसको छोड़ूंगा तो क्या ये मूव करेगा, हाँ सर। मैंने कहा किधर फोर्स लगेगा बेटा, सर आपने स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से खींचा है ना, फोर्स इधर लगेगा सर। मैंने कहा कितना होगा सर, kx होगा, यस। अच्छा, जैसे जैसे ये यहां पर आएगा 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 आएगा, यहां नेचुरल लेंथ पर आया, नेचुरल लेंथ पर फोर्स कितना हो गया सर, 0 हो गया। अच्छा, क्या रुक जाएगा, नहीं सर, इसके पास स्पीड बन चुकी है, ये आ करके यहां कहीं पर रुकेगा, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ये मूव करेगा। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, बार बार इस पॉइंट के अबाउट जाकर के रुक रहा है, इधर जाकर के रुक रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन हुआ, यस। तो ये एक ऑसिलेशन हुआ सर। मैंने कहा ठीक है। तुम नोटिस करो पार्टिकल रुक करके अगर वापस आ रहा है, कोई तो ला रहा होगा ना, हाँ या ना, कोई तो वापस ला रहा होगा, उस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे मान लो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप बार बार भटक जाते हैं, तो आपको वापस कौन ला रहा है, हम, ठीक है, कि भाई वापस आ जा, पढ़ ले, 1 साल की मेहनत और है, उसके बाद चीजें तेरे को आसान होती हुई दिखेंगी, बेहतर, मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट, लेकिन हाँ बेहतर होते हुए दिखेंगी, यस। तो हमारा काम क्या है, पढ़ाने का भी और वापस खींच करके लाने का। बेटा ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगा, इस पर लगा। तो मैं बार बार खींच करके वापस ला रहा हूं, जरा ये समझना। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करें तो सर ये नेचुरल लेंथ से खींचा हुआ है, मैंने कहा, तो फोर्स किधर लग रहा होगा सर, इधर लग रहा है, तो ये खींचते 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 इधर लाएगा। अब वेलोसिटी अटेन हो गई तो रुक नहीं जाए, ऐसा नहीं है कि आते आते अचानक से रुक गया ना, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी बनेगी सर, वेलोसिटी बनेगी तो यहां पर आते आते वेलोसिटी अटेन कर लेगा। अगली बार जब जाएगा तो कंप्रेशन होएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर।
वापस धक्का देगा स्प्रिंग की, भाई ओए नेचुरल लेंथ से तू कंप्रेस कर रहा है इधर, तो बार बार जो भी आपका फोर्स है वो इस लाइन की तरफ, अगर ये एक्सटेंडेड है तो खींचने की कोशिश कर रहा है, इधर आ जाएगा तो धक्का देने की कोशिश करेगा, ये फोर्स बार बार इधर ही लाने की कोशिश कर रहा है। जरा ध्यान सुनना, ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यस, इस पॉइंट के अबाउट, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, ये यहां पर जाके रुकेगा। जब ये एलोंगेटेड था, फोर्स खींच रहा है, कंप्रेस हो रहा है तो धक्का दे रहा है, खींच रहा है और धक्का दे रहा है, बार बार एक फोर्स है जो इसको कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, मैं आपको एक सिमुलेशन में और दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर है क्या, ये मेरे को देखने दो। अच्छा, ये तो हमारे पास फेजर से रिलेट करेगा अभी, इससे नहीं यार, वो वाला था ना हमारे पास पीएचईटी का, इसमें नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकना, पीएचईटी का हमारे पास है, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आज आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ठीक है, फोर्स बना सकते हैं यहां पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मूवेबल लाइन। एक मिनट रुक जाओ, आई थिंक इसमें फोर्सेस आ जाएंगे। ब्राइटनेस तो आई थिंक मैंने कम ही कर दिया ना, हाँ ठीक है। बाउंस, जरा यहां पर ध्यान समझना, अनस्ट्रेच लेंथ, नेचुरल लेंथ ये हुआ, मैंने इसमें एक ब्लॉक को यहां पर पे ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं इसको स्लोली 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 स्लोली, सारे बच्चे बताना धीरे धीरे, अगर मैं इसको लेकर के जा रहा हूं, इक्विलिब्रियम में ही लेके जा रहा हूं, हाँ इक्विलिब्रियम में ही मैं कहीं ना कहीं इसको लेकर के जा रहा हूं धीरे धीरे, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं नेचुरल लेंथ से कितना आगे जाएगा, mg/k। आज हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे, कल हम लोग न्यूमेरिकल एंड थ्योरी की बात करेंगे, तो पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ थी, हाँ सर। ये अगर मैं इसको देखो अचानक से, मैं अगर इसको धीरे 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 इक्विलिब्रियम में लेके आऊंगा, तो आप लोगों को पता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में सर अगर आप इसको लेकर के आएंगे तो mg/k हमारे पास होगा, नेट फोर्स हमारे पास क्या है सर, जीरो है। दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोजीशन या मीन पोजीशन। यहां पर अगर इसको छोड़ देते, कोई ऑसिलेशन नहीं हुआ सर। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं इसको यहां से खींच करके यहां छोड़ दूं, तो अगर आप देखें तो ये ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हमारे पास कर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड हमारे पास ऑसिलेशन। इसमें फोर्स वाला भी था यार, एक पता नहीं कौन सा सिमुलेशन है, अगली क्लास में भी मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, एक फोर्स वाला सिमुलेशन था, वो आपको ना बहुत अच्छे से समझा देगा। ठीक है, लेट मी सी, क्या दूसरा वाला था क्या, उसमें फोर्स भी आपको मैं दिखा पाता। ये बेसिक्स है, मासेस एंड स्प्रिंग है, पेंडुलम लैब है, इसमें फोर्सेस है क्या, नहीं है, इसमें फोर्सेस नहीं है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, अप्लाइड फोर्स नहीं, आई थिंक वही होगा बेटा। आपकी चैट रोक रहा हूं क्योंकि कई बच्चे ना फालतू की चीजें लिखेंगे नहीं तो। ठीक है, आई थिंक ये होगा, लेट मी सी, इसमें एक फोर्स का आपको मिल जाएगा, हाँ वेक्टर्स, ये यहां से आपको ना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं डैम्पिंग जीरो कर रहा हूं, ग्रेविटी अर्थ वाली कर रहा हूं। ठीक है, मास इक्विलिब्रियम हमारे पास मूवेबल लाइन। ठीक है, देखो ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग का फोर्स कितना है, जीरो। सर अगर आप यहां पर कुछ 100 ग्राम्स की ब्लॉक को लगाते, जरा ध्यान समझना, मैं इसको धीरे 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 इक्विलिब्रियम में धीरे धीरे करके ले करके आ रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में करके लेके आ रहा हूं तो ये रेस्ट पर आ गया सर, कोई ऑसिलेशन नहीं हुआ, तो ये वाला लेंथ क्या होता है, mg/k। सर ये कैसे निकाला, मैंने कहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो वजन कहां होगा सर, नीचे। मैंने कहा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से इलोंगेट हो गई है, हाँ, तो स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, अगर मैं फोर्सेस स्प्रिंग की बात करूं सर, ये रहा स्प्रिंग फोर्स एंड दिस वाज ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये दोनों ना बराबर हो गए, समझे मेरी बात, तो ये यहां पर रेस्ट पर है, ये यहां पर रेस्ट पर है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोजीशन या मीन पोजीशन, जहां पर बॉडी रुकी रहे वो, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अब समझना, मैं इसी वाले केस में यहां पर से इसको सडनली छोड़ दूं, तो जैसे आप सडनली छोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसे करेगा, इसको स्लो मोशन में करता हूं, जरा देखना, ये कुछ ऐसे करेगा,
ये इस पॉइंट के अबाउट बार बार ऑसिलेट कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन हो गई। ये ऊपर जाके जहां रुकेगा दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे जाकर जहां पर रुकेगा दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो दो टर्म्स आए, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? जहां पर पार्टिकल को अगर आप छोड़ दे तो हमेशा रुका रहे, नेट फोर्स जीरो, ये कल की क्लास में लिखवाऊंगा, नेट फोर्स जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, सर सबसे दूर कहां तक गया? तो ये ऊपर सबसे जहां दूर तक गया, नीचे जो सबसे दूर गया, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। मान लीजिए मैं यहां पर एक मूवेबल लाइन, अरे इसको क्या हुआ, हाँ कहीं ना कहीं ऐसे, एक और मूवेबल लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये इस वाली लाइन से जितना नीचे गया है इस वाली लाइन से उतना ही ऊपर जाएगा, तो ये दोनों के अबाउट हमारे पास घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सट्रीम पोजीशंस। याद करें, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लिखते चलिएगा छोटी छोटी चीजें। मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम है। अगर आप इसकी वेलोसिटी की बात करें, मैं फोर्सेस को हटा देता हूं, वेलोसिटी को जरा देखना, वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई। तो वेलोसिटी बार बार मैक्सिमम कहां होती है? मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्लियर हुई क्या? यस। अब ये थे हमारे पास। सर एक बात बताओ, ये बार बार वापस क्यों जा रहा है? मैंने कहा देखो यार, न्यूटन ने बोला था किसी का भी स्टेट चेंज होगा तो एक फोर्स तो आना जरूरी है। अगर आप देखें इस वाले पॉइंट पर दोनों mg और स्प्रिंग फोर्स बराबर थे, है ना। अब अगर मैं जितना इसको नीचे लेके जा रहा हूं, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं? क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं? सर स्प्रिंग फोर्स तो बहुत ज्यादा है, mg कम है। ध्यान सुनना, नेचुरल लेंथ पर क्या था? सर नेचुरल लेंथ पर तो सर वजन ही नहीं है, वो स्प्रिंग फोर्स ही नहीं है, वजन है, वेट। तो मैंने कहा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अब देखना, यहां तक आते 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 क्या हुआ? सर यहां तक आते आते दोनों बराबर हो गए सर। मैंने कहा अच्छा, नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो सर रुक जाएगा। अबे पागल इंसान है क्या? इस मोशन से लेके इस मोशन तक क्या हमेशा फोर्स जीरो था इस पर? नहीं सर, यहां पर वजन था, यस। अब सर ऊपर फोर्स आ रहा है लेकिन वो वजन के बराबर नहीं है, तो नेट फोर्स किधर है? इधर। तो ये हमेशा नीचे की डायरेक्शन में स्पीड अप करते आएगा, करते आएगा, करते आएगा। यहां पर फोर्स जीरो हो गया, लेकिन सर वेलोसिटी तो अटेन हो गई है ना सर, रुकेगा नहीं। मैंने कहा इसके अगले मोमेंट पर ही जब ये जाएगा तो ध्यान से देखा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जा करके ये कहीं ना कहीं रुकेगा। यस, ये थी तेरी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जब तू इधर है तो नेट फोर्स किधर है? इधर। यही इसको वापस लेके जाएगा ऊपर, ठीक है। और जरा ये समझ, अगर मीन पोजीशन से इधर है तो नेट फोर्स किधर है? सर इधर है, तो यही इसको नीचे लेकर के जाएगा। तो कभी भी कोई ऑसिलेशन होता है, देयर मस्ट ऑलवेज बी अ रीस्टोरिंग फोर्स जो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है अबाउट अ मीन पोजीशन। तो आपको जरा यहां पर एक दो पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स विच tries to bring the body back to mean position, उसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, वापस लाने वाले फोर्स को। हिंदी में बोले वापस लाने वाले फोर्स को, वापस लाने वाले फोर्स को सर उसको कहते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। एक होता है मीन पोजीशन, ध्यान सुनना, MP, दैट इज योर मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन क्या होता है? इसको आप रेस्टिंग पोजीशन भी कहते हैं। सर ये क्या होता है? मैंने कहा कि भाई ध्यान सुनना, एक ऐसा पॉइंट जहां पर, ध्यान सुनना, जहां पर हमारे पास नेट फोर्स इज जीरो, जहां पर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। अगर आप उसको वहां पर छोड़ दे तो वो कभी भी मूव ना करे, रेस्ट पर ही हमेशा रहे, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। तो सर मूव करते करते आके क्यों नहीं रुका? अरे भाई जब मोशन होगा थोड़ा ना रुकेगा, उस समय नेट फोर्स जीरो होगा। आप याद रखना, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है हमेशा। मीन पोजीशन पर जो आपकी वेलोसिटी होती है ये हमेशा मैक्सिमम होती है, और
काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, मीन पोजीशन ऐसा पॉइंट है जैसे स्प्रिंग ब्लॉक में अगर आप देखें तो अगर आप धीरे धीरे ला करके छोड़ते, जहां पर वो हमेशा रुका रहे, दैट इज मीन पोजीशन। ठीक है, ऑसिलेशन इज ऑलवेज अबाउट, कभी भी कोई बॉडी ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन इज ऑलवेज अबाउट एमपी। ये मैंने बेटा मिस करे थे अपने टाइम पर चीजें, ठीक है, आप लोग मिस मत करिएगा। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना बेटा, ध्यान सुनना, ये इधर ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, ये इधर ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, ये किधर कर रहा है? इस पॉइंट के अबाउट। क्योंकि मीन पोजीशन अगर आप देखें, इसकी मीन पोजीशन ये थी, अगर आप इसको डिस्प्लेस कर करके छोड़ेंगे तो ये इसी पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट हमारे पास ऑसिलेशन करने वाला है। ठीक है, अगर आप देखें मैंने इसको खींच करके छोड़ा तो ये इसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन इज ऑलवेज अबाउट द मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ के अबाउट नहीं है, नेचुरल लेंथ के अबाउट नहीं है। कॉपी में लिखिए सर, इस वाले केस में तो नेचुरल लेंथ के अबाउट हो रहा था, ये नेचुरल लेंथ है, हाँ इसके अबाउट नेचुरल लेंथ के अबाउट हो रहा है, यस, क्योंकि नेचुरल लेंथ ही इसकी मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन क्या होता है? जहां नेट फोर्स 0 है। अगर मैं इसको रीसेट करूं और अगर मैं इसको मूव कर पाता, नेचुरल लेंथ पर क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं? वजन, नॉर्मल रिएक्शन। स्प्रिंग ना ही इलोंगेटेड है ना ही कंप्रेस्ड है, तो क्या फोर्स लगाएगी? नहीं। तो याद रखना, ऑसिलेशन इज ऑलवेज अबाउट मीन पोजीशन, जरूरी नहीं है नेचुरल लेंथ पर हो, ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये मेरे से मिस हुआ था। जरूरी नहीं कि नेचुरल लेंथ पर मीन पोजीशन, कुछ क्वेश्चन में होगा कुछ क्वेश्चन में नहीं, तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपको धीरे धीरे करना है। अब जब भी आपकी ऑसिलेशन होगी, एक इधर होगी मीन पोजीशन से, एक इधर होगी, कितना दूर ये जा रहे हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसी को 9वीं क्लास में आपको बताया गया होगा, एम्पलीट्यूड। याद करिए, 9वीं क्लास में भी आप लोगों ने वेव्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, वहां पे वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, थोड़ा बहुत बताया जाता है। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर ऑन आइदर साइड, तो डिस्प्लेस, इसको कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। बस यही छोटे छोटे टर्म्स याद कर लेंगे, कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में पार्टिकल कितना दूर जाता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से इधर कितना दूर गया और इधर कितना दूर गया, उसको हम लोग कहते हैं अपना एम्पलीट्यूड। किसी को ये डाउट हो कि क्या सर इधर का एम्पलीट्यूड और इधर का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा? यस, तो इसको भी लिखिएगा, एम्पलीट्यूड ऑन बोथ साइड विल बी सेम। वो कभी डिफर नहीं करता सर, करता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। डैम्ड ऑसिलेशन में पेंडुलम को जब आप छोड़ोगे तो सर यहां से एंगल यहां वाला कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, सर ये तो कम होता चला गया, क्योंकि ये कहता है डैम्ड ऑसिलेशन, यहां पर एनर्जी को आप वेस्ट करते जा रहे हो। अगर एनर्जी वेस्टेड नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल में, तो जब ये दोनों साइड पर जाएगी तो बराबर बराबर जाएगी, तो इधर का एम्पलीट्यूड और इधर का एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा हमारे सवालों में। रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में इसकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है, तो इसीलिए एम्पलीट्यूड कम होता हुआ चला जाता है। तो वो रियल केस में, हम लोगों के केस में एम्पलीट्यूड दोनों साइड पर सेम रहेगा। ये जो सबसे दूर वाले पॉइंट्स हैं इनका नाम क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं बेटा? एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पर भी आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, इसी को कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, आगे करेंगे, यहां पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है, 0 नहीं मिनिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ना बेटा नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप ये मत कहना सर यहां पर ना पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में होती है, आपको ये वर्ड बोलना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव एज वेल, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये टर्म्स आपको समझ लेने हैं, और कल की क्लास में जब हम लोग 3:30 बजे मिलेंगे तो यहीं से अब बात करेंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? तो ये बस छोटे छोटे टर्म्स। यार मीन पोजीशन क्या है? जहां पर पार्टिकल हमेशा रुका रहे, उसके अबाउट ही घूमेगा। हाँ, जो फोर्स बार बार वापस ला रहा है, बार बार वापस ला रहा है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। कितना दूर गया दोनों साइड पे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दोनों साइड का एम्पलीट्यूड सेम ही रहता है। दूर वाले पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। यहां काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। बस इतना ही। क्लियर है क्या? यस। हाँ, बहुत सही। तो इसको हम लोग सिमुलेशंस के थ्रू सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में बेटा जब हम लोग मिलेंगे तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना क्या करेंगे? रिवाइज करके आएंगे, यही सारे टर्म्स एंड अपना रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में चैप्टर होता है, एक है इंट्रोडक्शन वाला। अच्छा, जेईई मेंस के सवाल छोड़ देता हूं, ये आपके जेईई मेंस के सवाल यहां पर छोड़ दिए, जिनको चाहिए होंगे तो आप देख लीजिएगा, जो भी है हमारे पास। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, आसान चैप्टर है। आपके दोस्त बहुत ज्यादा बोलेंगे, बहुत नेगेटिव बोलेंगे इस चैप्टर के बारे में, कि यार भाई एसएचएम ना तेरे को पता नहीं है कितना कठिन है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाला आसान है, वो मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। आप अपने दोस्तों की बातें में या मार्केट में 2 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा बदनाम है, एसएचएम एंड वेव्स। क्यों? क्योंकि ये 11वीं के आखिरी में जब बच्चा होता है तो दिमाग में भरा हुआ है, मार्केट में लोग खुद समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और फालतू में इस चैप्टर को गरियाने लग जाते हैं। अबे चैप्टर कठिन है भाई, ये है वो है। अबे कुछ नहीं है, लाइन से सवाल सॉल्व होंगे, लाइन से। बट हाँ, आपको पेशेंटली पढ़ना, आपको उतना ही पेशेंस दिखाना है जितना आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में करा है। एंड बिलीव मी, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन से ज्यादा आसान दिखा दूंगा ये चैप्टर, अगर आप चुपचाप बैठे रहे तो। ठीक है, यूनिट से आप कहोगे सर यूनिट्स एंड डायमेंशन जितनी एनर्जी यहां लगा दी होती ना तो सारा कुछ हो जाता। बस बात यह है कि बच्चा वो करता ही नहीं है, एनर्जी ही कम कर देता है। क्लियर? और हमें उन भीड़ भाड़ से ही आगे निकलना है। तो उस भीड़ भाड़ की सोच, अगर आपको लोग बोले कि भाई एसएचएम कठिन है, तेरे को तो अभी ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, देख हमारे मास्टर ने ये बताया, सिलेक्शन करना है ना, चुपचाप कह देना हाँ भाई तू अपनी तैयारी कर, हम कर रहे हैं। बस 1 साल के बाद जवाब देंगे उसको। ठीक है, तो बिल्कुल चुपचाप स्ट्रेस फ्री होकर जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए। क्लियर है क्या? यस। मुझे आपको कम से कम स्ट्रेस में रखना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपके दिमाग में डालना है, दैट्स माय मेन टारगेट। ठीक है, फालतू में बहुत ज्यादा चीजें लेकर के गिव अप करने की कंडीशन में आ जाओ, उससे क्या ही सिलेक्शन होगा, 1 साल और बर्बाद कर दोगे। ठीक है, कम से कम करिए। आप अपने जेईई मेंस के पेपर को देखते चलिएगा। मैंने इसलिए कहा था कि आप रिवीजन करेंगे तो आपको जनवरी में कॉन्फिडेंस आएगा, यार काश मैंने नोट्स ढंग से और पढ़ लिए होते तो आज मैं भी कर रहा होता ये सवाल। और यही गिल्ट अगले साल कन्वर्ट ना हो जाए तो आपको क्या करना है? क्लास नोट्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। हम लोग बहुत जगह के सोर्सेज के सवाल आपको कराते चलेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर होती रहेंगी। क्लियर है क्या? यस। ठीक है, लव यू ऑल। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।